अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के पास पेपर्स को सॉल्व करना हम शुरू कर रहे हैं। आपके इल्म के अंदर होगा कि 2020 से पहले तक, 2020 से पहले तक, यानी कि प्री कोविड एरा में जो यूईटी अपना ई कैट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया करता था, तो उसके जो पास पेपर्स थे 2019 के, 2018 के, 17 के, 16 के, वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। इंटरनेट पे आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि वो पेपर बेस्ड टेस्ट हुआ करता था और वो पेपर पब्लिश हो जाया करता था। 2019 के बाद 2020, 2021, 2022, 23, देन 24, देन 25। अब यूईटी जो है पोस्ट कोविड एरा में आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले रहा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर हाई चांसेस होते हैं कि आपके पास पुराने क्वेश्चंस रिपीट होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक अमूमी तौर पे नहीं छेड़ा जा रहा होता, कांस्टेंट रखा जा रहा होता है। तो हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी सॉल्व करेंगे जो कि रिक्रिएशन की मदद से डिज़ाइन किए गए हैं, और हम लोग पेपर बेस्ड टेस्ट भी सॉल्व करेंगे जो कि अवेलेबल हैं, मार्केट में पब्लिश हुए भी हैं। तो हम दोनों तरह के पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये सेगमेंट हमारा यूईटी के पास पेपर्स को सॉल्व करने से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते हुए जाना है। एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आपने ध्यान देना है कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा रहा है। इससे मज़ीद किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी आपको बताया जाएगा। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कोई शॉर्टकट इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ पे आपको किताब में कौन सा सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत है, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे। साथ ही साथ अगर आपका फिज़िक्स मसला है, सिर्फ आपका फिज़िक्स मसला है, तो फिज़िक्स के हवाले से कंप्लीट ई कैट एम डी कैट के जो लेक्चर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देख सकते हैं। हर चैप्टर का जो लेक्चर है वो अवेलेबल है। हर चैप्टर का लेक्चर उसके अंदर कवर कराया गया है, और पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ई कैट एम डी कैट के हवाले से तैयारी कराई गई है। साथ ही साथ उसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, साथ ही टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हर चैप्टर के अवेलेबल हैं। तो अगर आपका फिजिक्स में इशू है तो आप प्लेलिस्ट की मदद से अपना ई कैट एम डी कैट का या नेट का या AKU का या नम्स का कंटेंट भी कवर कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्ट करते हैं अपने पास पेपर्स का सॉल्यूशन। Question number 1. Can two pendulums are set into motion at the same time? The first completes 6 oscillations while the second completes 10. अच्छा, जितनी देर में पहला पेंडुलम हमारे पास 6 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 6 ऑफ T1 बराबर है आपके पास किसके, 10 ऑफ T2 के, क्योंकि उतनी देर में दूसरा पेंडुलम हमारे पास क्या कर रहा है बेटा, 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है आपके पास। अच्छा जी सर, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ सेकंड टू फर्स्ट इज, सेकंड की लेंथ का पहली की लेंथ के साथ रेशो निकाल के दिखाओ। ठीक है, निकाल लेते हैं, आपके पास कोई मसले की कहानी नहीं है हमारे लिए, आओ निकालते हैं। अच्छा, अब अगर आपने ये काम करना है तो एक काम करते हैं, पहले तो हमारे पास हम लोग जरा T1 TO यानी कि टाइम पीरियड्स को एक तरफ कर लेते हैं, और ये नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे एक तरफ। ठीक है, T1 ओवर T2 बराबर हो जाएगा 10 ओवर 6 के। अब T1 का जो फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ये बन जाएगा 2 पाई L अंडर रूट L ओवर G। पहले वाले के लिए L1 लगा देंगे और इसके लिए क्या लगा देंगे, 2 पाई अंडर रूट L2 ओवर G। ठीक हो गया, और यहाँ पे 10/6 एज इट इज लिखते रहते हैं आपके पास। अब उसके बाद अगर आप देखो, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, रूट जी से रूट जी कैंसिल। इक्वेशन क्या बच गई हमारे पास, L1 और L2 है और दोनों रूट्स में है, तो दोनों को साथ लिख लिया मैंने। डिवाइड में क्या आपके पास इस तरह से, राइट साइड पे हमारे पास आ गया 10/6। अब मुझे यहाँ पे इनका रूट नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट रेशो चाहिए, तो मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर दूंगा। जैसे ही स्क्वायरिंग कर दूंगा ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, लेकिन हमसे सवाल में पूछा था L2 का L1 के साथ रेशो निकालिए, तो रेसिप्रोकेट कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास 36/100 विच इज ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिर हमारे पास ऑप्शन ए, 36/100। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, कैन अ कार ऑफ मास 1000 kg, ठीक हो गया, आपको मास बता दिया सबसे पहले तो यहाँ पे, इज ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, उसकी इनिशियल स्पीड बता दी जिसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो 72 किलोमीटर पर आवर
ठीक हो गया। अब किलोमीटर पर आवर को बेटा अगर आपने कन्वर्ट करना है अपने एसआई यूनिट के अंदर, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 1000 से, और डिवाइड कर दोगे 3600 से, ताकि ये मीटर पर सेकंड में आ जाए। 2 0 से 2 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, 36 1 36, 36 2 72, और 2 10 हो जाएंगे हमारे पास 20। तो इसका मतलब हमारे पास यूनिट क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया आपके पास, ठीक है। अब 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ गई इनिशियल स्पीड। आगे क्या है, व्हाट फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप, स्टॉप का मतलब फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे बेटा, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। 5 सेकंड्स के अंदर इसको स्टॉप करना है, आप निकाल के दिखाइए फोर्स। तो बेटा फोर्स का जो बच्चों वाला फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू ma। ए हमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं, एक ही जगह उसका फॉर्मूला ओपन करके लिख देते हैं, Vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। अब मास हमारे पास कितना दिया हुआ यहाँ पे 1000, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 20, और टाइम हमारे पास है 5, ठीक हो गया। आंसर माइनस में आएगा, 20/5 होता है बेटा 4, और 4 इंटू 1000 हो जाएगा हमारे पास 4000 न्यूटन, जिसका मतलब आपके पास आंसर हो जाएगा 4000। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि फोर्स यहाँ पर रोकने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा 4000, विच इज ऑप्शन सी, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहना है स्टोन ऑफ मास 0.5 kg इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ 2 मीटर्स, ठीक हो गया। एक स्टोन को हम लोगों ने 2 मीटर की स्ट्रिंग से टाई किया, और आगे क्या कह रहे हैं, रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, इसको रोटेट करवा रहे हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर। अब ये जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की, यही हमारे पास रेडियस के तौर पे काम कर रही होगी। मास कितना आ गया हमारे पास, 0.5 kg आ गया आपके पास। अब पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे, इफ द मैक्सिमम टेंशन द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड, जो मैक्सिमम टेंशन ये स्ट्रिंग हमारे पास विथस्टैंड कर सकती है, जो कि एक्चुअली बराबर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, आपसे कह रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 50 न्यूटन। तो बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ रोटेशन, कितनी स्पीड से इसको रोटेट करवा सकते हैं। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है mv²/r, यही फॉर्मूला हमारे पास टेंशन के लिए भी बन जाएगा। तो टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, mv²/r। अब यहां से हम लोगों ने v को अकेला करना है, तो v को अकेला कर लेते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा RT/m, और उसके ऊपर लगाना पड़ जाएगा हम लोगों को रूट, क्योंकि v पे स्क्वायर था। और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपने पास, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √r, r है 2 मीटर्स हमारे पास, टेंशन हमें दी हुई है बेटा आपके पास 50, डिवाइडेड मास जो है हमारे पास वो कितना है 0.5, ठीक हो गया। तो आपके पास 50/0.5 जो ये बन जाता है 100, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास इस तरीके से, √200। अब 200 तो सर रूट डायरेक्टली किसी का होता नहीं है, 200 के करीब करीब रूट होता है बेटा 196, जो कि होता है 14 का, जिसका मतलब नियरेस्ट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4 में कहने ड्यूरिंग अ स्टॉर्म व्हाई डू विंडोज समटाइम्स बर्स्ट आउटवर्ड, क्यों हमारे पास खिड़कियां बाहर की तरफ फट जाती हैं आपके पास जब आपके पास विंड स्टॉर्म आता है। तो उसकी वजह क्या बेटा, इसकी वजह समझना हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारा घर है, अब बाहर चल रहा है विंड स्टॉर्म, ठीक है, ये हमारी खिड़कियां आ गई आपके पास, अब बाहर चल रहा है विंड स्टॉर्म, घर के अंदर तो आपके पास नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, जो कि बाहर के मुकाबले में हाई है, ठीक है। अब वो हाई क्यों है उस बात को भी समझते हैं, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा क्यों होता है, बाहर चल रहा है विंड स्टॉर्म। विंड स्टॉर्म चलने का मतलब आपके पास क्या है कि आपके पास जो स्पीड होगी एयर की वो ज्यादा हो चुकी होगी। अगर स्पीड हमारे पास ज्यादा हो चुकी है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली वहां पे जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, रिड्यूस्ड, जिसका मतलब बाहर जो है हमारे पास लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है, और अंदर जो है वो कैसा मौजूद है, हमारे पास हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है इसके चक्कर में हमारे पास खिड़कियां फटती हैं और बाहर की तरफ जाती हैं, क्योंकि जब भी किसी भी बॉडी की मूवमेंट की बात होती है बेटा, तो everybody moves फ्रॉम हायर प्रेशर जोन टू लोअर प्रेशर जोन, ठीक हो गया। तो इस वजह से हमारे पास प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो विंडोज हैं ये बाहर की तरफ फटती हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी, प्रेशर डिफरेंस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहना है हेलीकॉप्टर फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एक हेलीकॉप्टर है हमारे पास जो कि हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, कितनी स्पीड से, v0x हो गई हॉरिजॉन्टल इनिशियल स्पीड हमारे पास 120 मीटर पर सेकंड। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, आगे आपसे कह रहे हैं कि उसने क्या करा, ड्रॉप करा एक पैकेज, ठीक है, ये जो पैकेज ये ड्रॉप करेगा वो एक सेमी पैराबोलिक पाथ बना के हमारे पास नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक हो गया। अब सवाल में क्या कह रहे हैं, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 720 मीटर, कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग, 720 मीटर्स की। पूछ रहे हैं हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी दूर जाके गिरेगा ग्राउंड पे, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। कैसे निकालोगे, देखो बेटा आपको जो यहाँ पे y गिवन है विच इज द वर्टिकल हाइट, ये हमारे पास बराबर होता है v0/t माइनस हाफ gt स्क्वायर के, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले तो मैं क्या काम करूंगा आपके पास, यहां से मैं आपके पास सबसे पहले टाइम निकाल लूंगा कि कितनी देर लग रही है इसको नीचे गिरने में, ठीक है। टाइम कैसे निकालेंगे, v0 बाय इनिशियल वर्टिकल स्पीड, चूंकि सवाल आपके पास कह रहा है हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा था
तो इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास 0। ठीक हो गया। अब इनिशियल वर्टिकल स्पीड अगर 0 है तो वी नॉट वाई टी का फैक्टर ही खत्म हो गया। वाई की जगह हम लोगों ने लिख दिया -720। माइनस क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस में डाउनवर्ड मोशन हो रही है। यह आ गया -12 और जी की जगह हम लोग अपनी आसानी के लिए लिख देते हैं 10 और टाइम का स्क्वायर। 2 से आपके पास 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। 5 वहां जाके जब डिवाइड होगा आपके पास तो 720 को हमने डिवाइड करना है 5 से और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर। हमें तो बेटा सिर्फ टी की वैल्यू चाहिए, टी के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए आपके पास। तो जब हम लोगों को टी की वैल्यू चाहिए सबसे पहले तो 720 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, आंसर आ जाता है हमारे पास बेटा 144। और 144 जो है ये रूट किसका होता है? ये होता है 12 का। इसका मतलब टाइम कितना लग रहा है? 12 सेकेंड्स। अब हम लोगों ने तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल के देना था। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। वी नॉट एक्स आपको दी हुई है 120, ठीक है जी, और 120 को मल्टीप्लाई किससे करना है आपने? सिंपली टाइम से। तो आपके पास यहाँ पे जो टाइम निकल के आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है? 12 सेकेंड्स। तो 120 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो आंसर कितना हो गया? 1440 मीटर्स। नाउ लुक एट दी ऑप्शंस। सर ये तो ऑप्शन भी नहीं है कहीं पे भी हमारे पास, तो हम लोग क्या करें फिर? आपके पास हम जाएंगे बेटा अब नियरेस्ट की तरफ। जब नियरेस्ट की तरफ जाओगे आपके पास तो आपने क्या करना होगा? चूंकि मैंने जी की वैल्यू भी 10 के बजाय 9.8 लिया है तो थोड़ा सा इससे छोटा आंसर हो जाएगा। इसको सबसे पहले तो किलोमीटर्स में कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1.4 किलोमीटर्स। नाउ लुक एट द नियरेस्ट ऑप्शन। फॉर द नियरेस्ट ऑप्शन द आंसर इज कमिंग अप टू बी 1.2 किलोमीटर्स विच इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं इन वेव मोशन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियंस इज। अगर पाई रेडियंस का हमारे पास फेज डिफरेंस है, पाई रेडियन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझना। देखो एक जो कंप्लीट वेव होती है बेटा आपके पास यहां से लेके यहां तक, इसके दरमियान जो आपके पास फेज डिफरेंस होता है, ये जो एंगल होता है इस कंप्लीट वेवलेंथ के ऊपर, ये होता है हमारे पास 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियंस। ठीक हो गया, ये होता है हमारे पास कितना? 2 पाई रेडियंस। अब आपसे क्या कह रहे हैं? इन वेव मोशन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियंस। तो आप देख लो बेटा, लैम्डा जब वेवलेंथ होती है तो कितना आता है हमारे पास? 2 पाई रेडियंस आ रहा होता है। ठीक हो गया, लैम्डा पे कितना आता है हमारे पास? 2 पाई रेडियंस आता है। तो x पे आएगा पाई रेडियंस। मुझे नहीं पता x की वैल्यू कितनी है, क्रॉस रिलेट करके चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको क्रॉस रिलेट करता हूं ये हो जाता है लैम्डा पाई इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय x। पाई से पाई कट गया, x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? लैम्डा बाय 2। जिसका मतलब पाई अगर हमारे पास फेज डिफरेंस चाहते हो तो वहां पे आपके पास पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? लैम्डा बाय 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? लैम्डा बाय 2 विच इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहना है पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, आपसे कह रहे हैं कि भाई जब इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया, लिख देते हैं अपने पास डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। एक्सेलरेशन कितनी है इसकी? 32 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों को यूज करते हुए सबसे पहले तो मैं काम करता हूं, मैं आपके पास निकाल लेता हूं ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए ओवर एक्स के इस तरह से, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए की वैल्यू है 32 और एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? है 4। 32 ओवर 4 होता है आपके पास 8। इसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 2√2। ठीक हो गया, 8 का रूट डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है तो वो हो जाता है 2√2। पूछ रहे फाइंड द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की जगह लिख देते हैं 2√2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई को किससे डिवाइड करना है? √2 विच इज 1.414। तो 3.14 को आपने डिवाइड करना है 1.414 से। तो बेटा इसको अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं अपने पास तो 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है, क्योंकि 1.5 होता तो 3 बन जाता है डबल पे, तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग हमारे पास आंसर आएगा। नो लुक फॉर द नियरेस्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, 2 सेकेंड्स। ठीक हो गया, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम अ सोर्स इज आई। अच्छा एक बात और याद रखना, यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है साउंड की बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास आर स्क्वायर के, यानी कि डिस्टेंस ऑफ सोर्स के आपके पास स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कह रहे हैं व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r। जरा इससे एक फॉर्मूला बनाते हैं। प्रोपोर्शन हटाएंगे तो क्या लगा देंगे हम लोग? कोई कांस्टेंट लगा देंगे। यहाँ जो कांस्टेंट हम लोगों ने लगाना है वो कांस्टेंट हो जाएगा लेट से आपके पास के अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से आर स्क्वायर। तो आई इंटू आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? के। ठीक हो गया, अब ये तो हमारे पास है पहली वाली स्टेटमेंट, आई इंटू आर स्क्वायर किसके बराबर है? के। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r। अगर मैं इंटेंसिटी आपके पास निकालना चाह रहा हूं आई डैश कितने डिस्टेंस पे? 3r के डिस्टेंस पे, तो लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 3r का स्क्वायर लगा दिया सर मैंने यहाँ पे। 3r का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आई डैश इज इक्वल टू 1/9 इंटू के इंटू 1/r स्क्वायर। और मजे की बात, ये जो k इंटू 1/r स्क्वायर था ये आपकी ओरिजिनल इंटेंसिटी के बराबर था, जिसका मतलब मेरी चेंज्ड इंटेंसिटी पहले के मुकाबले में कितने गुना चेंज हो जाएगी? 9 टाइम्स कम हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/9 आई
या फिर ऑप्शन सी I/9। ठीक हो गया। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर 3 एम्पियर करंट फ्लोज इनटू द प्राइमरी कॉइल। देखो बेटा सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, ये जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर लिखा हुआ है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 100%। ठीक है, और 100% ट्रांसफॉर्मर के लिए आपके पास करंट टू टर्न्स रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है IS/IP इज इक्वल टू NP/NS। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है, आपको 3 एम्पियर करंट गिवन है प्राइमरी कॉइल का, IP की वैल्यू पता लग गई। 150 टर्न्स गिवन है आपके पास प्राइमरी कॉइल के, तो आपको NP की वैल्यू पता लग गई। सेकेंडरी के 50 गिवन है, NS आ गया, तो निकालना क्या सर हमने, सेकेंडरी करंट यानी कि IS की वैल्यू। तो आओ IS को अकेला कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास NP IP डिवाइडेड बाय NS। NP की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 150। करंट इन प्राइमरी हमारे पास है 3 एम्पेयर। डिवाइड में हमारे पास कौन आ रहा है बेटा, यहां से आपके पास अगर हम देखें तो आपके पास डिवाइड के अंदर हमारे पास आ रहा है NS जिसकी वैल्यू है 50। 51 से 50 हो जाएगा, 53 से 150, 33 से कितने हो जाएंगे हमारे पास 9। तो करंट इन सेकेंडरी कॉइल कितना आ गया हमारे पास, 9 एम्पेयर, विच इज ऑप्शन डी। ठीक हो गया। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर आपके पास है नेक्स्ट। अच्छा, गलती से एक पेज का गैप आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, अ कॉस्मोनॉट ट्रेवल्स फ्रॉम अर्थ टू अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, व्हाट हैपेंस टू द कॉस्मोनॉट्स मास एंड वेट ड्यूरिंग द जर्नी। देखो जब आप ऑब्वियस सी बात है अर्थ की ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ से बाहर चले जाते हो तो अर्थ की वजह से जो आपके ऊपर वेट एक्ट कर रहा था वो भी ऑब्वियस सी बात है कम हो जाता है। और ये चीज हम लोग पढ़ते हुए भी आते हैं कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ से दूर जा रहे होते हैं, एक हाइट कवर करने लग जाते हैं, तो उस हाइट के ऊपर जी की वैल्यू जो होती है अर्थ के मुकाबले में क्या हो जाती है हमारे पास, कम हो जाती है। ठीक हो गया। अगर कम हो जाती है इसका मतलब वेट भी क्या हो जाएगा हमारे पास, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन मास तो बेटा अमाउंट ऑफ मैटर होता है जो किसी भी बॉडी के अंदर मौजूद है। कितना मैटर मौजूद है, अब उसको तुम उठा के जुपिटर पे भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, वो मैटर तो उतना ही रहेगा ना। जिसका मतलब मास रिमेन सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स बट वेट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, मास तो सेम रहेगा लेकिन वेट हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हम हाइट पे जा रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कहना है स्फीयर फॉल्स थ्रू ऑयल इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल राइजेस। ठीक हो गया। व्हाट विल हैपन टू द टर्मिनल वेलोसिटी, आओ देखते हैं। देखो बेटा अगर हमारे पास टेम्परेचर राइज होगा तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से आपके पास जो विस्कोसिटी होती है किसी की भी, जो किसी भी हमारे पास फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है वो कम हो जाती है। यानी कि टेम्परेचर और विस्कोसिटी आपस में क्या हो जाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि आप खुद सोचो ना यार कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है जो गाढ़ा लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे और वो थिन लिक्विड बन जाएगा, एक पतला लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा आपके पास। तो इस वजह से हमारे पास हम क्या कहते हैं कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी आपके पास क्या हो जाती है, डिक्रीज। अच्छा, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से अगर विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है तो देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा 2/9 रो आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय ईटा। अब आप खुद देखो ईटा की वैल्यू अगर कम हो रही है तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीज। जिसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, इंक्रीजेस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं ना सेमीकंडक्टर डायोड अप्लाइंग रिवर्स बाइस कॉजेज। रिवर्स बाइस से क्या होता है, देखो बेटा रिवर्स बाइस में आपके पास क्या होता है कि अगर मैं किसी पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जिसमें ऑलरेडी आपके पास कोई पोटेंशियल बैरियर बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर अगर मैं आपके पास रिवर्स बाइसिंग करता हूं, सबसे पहले तो ये समझिएगा कि रिवर्स बाइसिंग क्या होती है। रिवर्स बाइसिंग का मतलब ये होता है कि आपने उसके टर्मिनल्स को ऑपोजिटली कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि नेगेटिव एन टाइप को हम लोगों ने पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है और पी टाइप को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होता है, ये जो डिप्लीशन लेयर बनी होती है बीच में, इस डिप्लीशन लेयर का एक और नाम भी होता है हमारे पास, इसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। इन ऑप्शंस में आप देखो दोनों नामों से जिक्र हुआ हुआ है आपके पास। तो ये पोटेंशियल बैरियर आपके पास बढ़ने लग जाता है और बढ़ाने लग जाता है और फर्दर करंट को फ्लो करने में और ऑपोजिशन देता है, जिसका मतलब इस पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, इंक्रीज इन द डिप्लीशन लेयर विड्थ। ठीक हो गया। करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास ऑप्शन बी, इंक्रीज इन द डिप्लीशन लेयर विड्थ। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 13। कह रहे व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज इंक्रीज्ड। अगर हमारे पास हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा फ्रिंज पैटर्न के ऊपर। देखो भाई फ्रिंज पैटर्न का यानी कि फ्रिंज स्पेसिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी, जिसमें लैम्डा तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है रिप्रेजेंट कर रहा है वेवलेंथ को, ठीक है। अच्छा, एल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन को, ठीक है। जबकि डी जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स को।
ठीक है। अब सवाल के अंदर इन तीनों में से कुछ मेंशन नहीं है, वो कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाऊंगा। तो बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने का मतलब ब्राइटनेस इंक्रीज कर रहे हो आप सिर्फ और सिर्फ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास फ्रिंज स्पेसिंग की बाकी एलिमेंट्स के ऊपर। लेकिन आपके पास इससे जो फर्क पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, जो फ्रिंजेस बन रही होंगी अब वो और ब्राइट बनने लग जाएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बिकम ब्राइटर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कह रहे हैं बोथ इनपुट्स आर 1 एंड द आउटपुट इज 1। अगर दोनों इनपुट्स 1 हो और आंसर भी 1 आए, और आगे क्या कह रहे हैं, इफ वन इनपुट इज 0 व्हाइल अदर इज 1 और आंसर 0 आ जाए, ऐसा किस में पॉसिबल है? तो बेटा ऐसा पॉसिबल होता है हमारे पास, आपके पास एक ऐसे उसमें जिसमें इन दोनों को हम लोग डॉट या मल्टीप्लाई करके निकाल ले होते हैं, और उस गेट का नाम होता है हमारे पास एंड गेट। तो ऐसा सिर्फ एंड गेट में पॉसिबल होता है, और में नहीं। और में 0 और 1 का आंसर भी हमारे पास 1 आता है। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास और, सॉरी, ऑप्शन ए, एंड। Moving on, question number 15. 15 में कह रहे हैं the equation of motion is x is equal to 2 cos 8 pi t plus pi by 4. What is the frequency? बेटा आपके पास ये जो इक्वेशन होती है ना एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट की, वो होती है 2 cos, सॉरी 2 मैंने यहाँ पे किया, वो होती है हमारे पास x नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे अगर हम देखें ओमेगा टी की जगह आपको क्या लिख कर दिया हुआ है, 8 पाई टी लिख के दिया हुआ है। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा खुद बराबर होता है 2 पाई एफ के, ये हो जाएगा हमारे पास 8 बाय पाई से पाई कैंसिल, 2 1 2 2 4 8। तो फ्रीक्वेंसी कितनी बच गई मेरे पास, लाके देखे 4 हर्ट्ज। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, 4 हर्ट्ज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं ऑन अ 1 मीटर पोटेंशियोमीटर 1.5 सेल बैलेंसेज एट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली ईएमएफ दी हुई है हम लोगों को 1.5 वोल्ट की, और उसकी बैलेंसिंग लेंथ आपको बताई हुई है 25 सेंटीमीटर। ठीक हो गया सर। आगे कह रहे हैं व्हाट ईएमएफ, कितनी ईएमएफ कोरस्पॉन्ड करेगी हमारे पास 60 सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक है, देखो पोटेंशियोमीटर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। अगर आपने E2 का फॉर्मूला बनाना है तो वो बन जाएगा बेटा आपके पास E1 L2 डिवाइडेड बाय L1, और इन दोनों की वैल्यूज लिख देते हैं। E1 की वैल्यू में दी हुई है 1.5, L2 की वैल्यू में दी हुई है 60, डिवाइड में कौन आ जाएगा हमारे पास L1 विच इज 25। तो जैसे ही आप इन सबको वैल्यूज पुट करते हो बेटा अपने पास और इनको कैंसिल कर करके आंसर निकालते हो, तो आपके पास इनका जो आंसर आ जाता है वो हमारे पास आता है 3.6। तो E2 किसके बराबर हो जाएगी, 3.6 वोल्ट्स के। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, 3.6 वोल्ट्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं इमेजिन मॉलिक्यूल्स रशिंग एट 3 4 5 एंड 6 किलोमीटर पर सेकंड, कैलकुलेट देयर आरएमएस स्पीड। आरएमएस का मतलब होता है बेटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो सबसे पहले इस तरीके से काम करना शुरू करते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। अब अगला कहानी किसकी, मीन की। मीन कैसे निकालते हैं सर, सबको प्लस कर दो और जितने नंबर्स उनसे डिवाइड कर दो, फिर रूट निकालो। रूट कैसे निकालते हैं सर, अंडर रूट में लिख देते हैं, और देखो वैल्यूज के बनेंगी 9 16 25 36, और डिवाइड में कौन आ रहा है हमारे पास 4। 9 प्लस 16 होते हैं हमारे पास 25, 25 25 हो जाएंगे 50, और 50 प्लस 36 हो जाएंगे 86। 86 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है आपके पास 4। ठीक हो गया। अब 86 को बेटा जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं हमारे पास, तो अगर हम लोगों को नहीं भी आता कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट रूट निकालना सीखो। 86 का रूट हमें नहीं पता सर, 9 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा, और डिवाइड में 4 का रूट क्या होता है हमारे पास 2। तो 9 पॉइंट समथिंग ले लो, हमला मान लेते हैं भाई 9.2 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि 81 होता है 9 का, तो करीब करीब हमारे पास है 9.2 मान लें, और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो तकरीबन आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 4.6 सेकंड्स। आओ ढूंढ लेते हैं करेक्ट ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन सी बन जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन, 4.6 सेकंड जो कि नियरेस्ट आ रहा है हमारे पास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं न्यूक्लियस इमिट्स 4 बीटा पार्टिकल्स न्यू जेड एंड ए आर। देखो बेटा अगर एक एलिमेंट है एक्स ए जेड और वो अपने अंदर से बीटा पार्टिकल इमिट करता है, तो बीटा पार्टिकल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, जिसकी वजह से उसके एटॉमिक मास को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो चार्ज नंबर है वो 1 प्लस हो जाता है हमारे पास। अगर चार्ज नंबर 1 प्लस हो रहा है, निकले कितने हैं, 4 बीटा पार्टिकल्स निकले, तो 4 दफा प्लस 1 कर दो। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास Z+4 और ए। एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास Z+4 और ए, क्योंकि 4 बीटा पार्टिकल्स आपके पास यहां से निकल रहे हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं पार्टिकल्स विद जीरो रेस्ट मास आर कॉल्ड। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका रेस्ट मास जीरो है? नहीं, ए न्यूट्रॉन। नहीं बेटा, न्यूट्रॉन का रेस्ट मास जो होता है बेटा वो आपके पास होता है 1.6748 एक्सपोनेंट -27 kg। फोटॉन्स, यस, फोटॉन्स वो एलिमेंट्स होते हैं बेटा जिनका रेस्ट मास जीरो होता है, और ये एक्चुअली आपके पास एनर्जी पैकेट्स होते हैं जो कि लाइट अपने साथ कैरी करती हुई जा रही होती है। प्रोटॉन्स के भी रेस्ट मास की बात कर लें तो ये होता है 1.6724 एक्सपोनेंट -27 kg। ठीक है, अच्छा, तो आपके पास फोटॉन्स आर द पार्टिकल्स जिनका आपके पास रेस्ट मास क्या होता है, जीरो। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं इफ बोथ चार्जेस रिमेन सेम बट डिस्टेंस इज डबल्ड। ठीक हो गया, द फोर्स बिकम। कूलम लॉ ने हमें ये फोर्सेस के बारे में सिखाया है। इस फोर्स का फॉर्मूला आपके पास होता है K
Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। फोर्स छिड़ जाएगी कब? जब आपसे कह रहे हैं बोथ चार्जेस रिमेन सेम। चार्जेस को ना छेड़ो, किसको छेड़ो? डिस्टेंस इज डबल्ड, डिस्टेंस डबल कर देते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो कि एक्चुअली बराबर है ओरिजिनल फोर्स के। तो F डैश छिड़ी हुई फोर्स कितनी हो जाएगी? पहले के मुकाबले में 4 गुना कम हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1/4। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहे हैं अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर्स, ठीक हो गया, लेंथ आ गई हमारे पास 2 मीटर्स, एरिया कितना आ गया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, जिसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 एक्सपोनेंट -6 मीटर स्क्वायर, स्ट्रेच्ड बाय 0.5 mm, यानी कि हमारे पास डेल्टा एल आ गया 0.5 mm, जो कि हो जाएगा 0.5 एक्सपोनेंट -3 मीटर्स। यंग मॉडुलस की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 2 एक्सपोनेंट 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पूछ रहे हैं वर्क इज डन, कितना वर्क हो रहा होगा इसके अंदर, आओ निकालते हैं। अब वर्क निकालने के लिए बेटा वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल्टा एल। फोर्स कहां से लाएं सर? बेटा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला एक होता है हमारे पास एफ डेल्टा एल, सॉरी एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल। तो यहां से अगर हम फोर्स का फॉर्मूला बना लें तो फोर्स हो जाएगा वाई ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, और इसको ले जाके पुट कर देते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है? वाई ए डेल्टा एल ओवर एल, और आगे एक और क्या लिखा हुआ है हमारे पास? डेल्टा एल, और इनके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो यंग मॉडुलस की वैल्यू आप देखते जाते हैं ऊपर से, दी हुई हम लोगों को 2 एक्सपोनेंट 11, ठीक है, एरिया में दिया हुआ था 1 एक्सपोनेंट -6, डेल्टा एल 2 लिखे में तो स्क्वायर लगा देता हूं, 0.5 एक्सपोनेंट -3 पे हमारे पास क्या लग जाएगा? स्क्वायर, ठीक हो गया। और डिवाइड में कौन है? एल। लेंथ हमारे पास अगर हम देख लें, अगर याद नहीं मुझे 2 मीटर्स दी हुई, मैंने 2 लगा दिया, 2 से 2 तो हो गया कैंसिल। अब काम करना आसान है, क्यों आसान है? 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 0.25, और -3 का स्क्वायर हो जाएगा -6, आगे क्या क्या पावर लिखी हुई? 11 और -6 को सॉल्व करा, उनकी पावर आ गई हमारे पास 5, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 0.25, -6 और +5 कितने होते हैं? -1, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0.025, और आपके पास चूंकि आपने वर्क निकाला है तो यूनिट आ जाएगा जूल्स, विच इज ऑप्शन ए 0.025 जूल्स, ठीक हो गया। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्रोजेक्टाइल्स काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम व्हेन इट इज एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास प्रोजेक्टाइल की मिनिमम कब होती है? जब वेलोसिटी मिनिमम होगी, सिंपल सी बात है। तो बेटा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, इनिशियल पॉइंट पे तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल तो सेम रहती है हमारे पास थ्रू आउट द मोशन, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके हमारे पास कितनी हो जाती है? 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट खत्म हो चुका है, लेकिन हॉरिजॉन्टल बाकी है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल बाकी है तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारे पास? हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी हो जाती है हमारे पास। मिनिमम वेलोसिटी अगर हाईएस्ट पॉइंट पे है तो काइनेटिक एनर्जी भी कहां पे हो जाएगी हमारे पास? हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगी। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे रेंज कितनी कवर होती है? टोटल रेंज होती है आर, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी हमारे पास? आर का हाफ, विच विल मेक ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शन, r/2। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं विच मटीरियल्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद टेम्परेचर राइज। देखो आपके पास जिस मटेरियल की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के राइज करने से हमारे पास कम होती है वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में बेटा ये बात याद रखिएगा कि उनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज के साथ आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा आप अपना टेम्परेचर बढ़ाते हो उनकी रेजिस्टेंस कम होती चली जाती है। तो सेमीकंडक्टर्स इनमें से कौन है? कॉपर नहीं, कॉपर तो सर कंडक्टर है प्योर, आयरन भी कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, तो ले दे के बच गया फोर्थ का सिलिकॉन, जो कि हमारे पास होता है सेमीकंडक्टर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं टोटल करंट इन सीरीज रेजिस्टर्स इज। सीरीज रेजिस्टर के अंदर बेटा जो टोटल करंट होता है हमारे पास वो हर रेजिस्टर में से क्या जा रहा होता है? सेम गुजरता हुआ जा रहा होता है, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है उसमें से गुजरने का आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ए, सेम थ्रू ईच रेजिस्टर, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास, सॉरी 2 लगा दिया गलती से मैंने, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ V नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। V नॉट कितना हमारे पास? 200, साइन कौन सा आ जाएगा हमारे पास? 60, जी की जगह 10 ले लेते हैं, एक अंडे से एक अंडा कट गया, 220 बच जाएगा, और साइन 60 होता है बेटा √3/2, 2 1 से 2, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 10। √3 जो है वो तकरीबन 1.7 के बराबर होता है, तो 10 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन। सर ए बन रहा है करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हमारे पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं 3 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी, इफ वन बल्ब ब्रेक। 3 बल्ब्स है हमारे पास जिनको सीरीज में हमने कनेक्ट करा हुआ है, तो अगर इनमें से एक भी हो गया, फॉर एग्जांपल ये वाला ब्रेक हो गया आपके पास, अगर ये वाला ब्रेक हो गया तो ऑब्वियसली बात है कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। सर्किट को अगर सर्किट में आप चाहते हो करंट मूव करवाना तो कनेक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में से, कनेक्शन ब्रेक होगा तो पूरा सर्किट खत्म हो जाएगा, जिसका मतलब तीनों बल्ब बंद हो जाएंगे। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, नन ऑफ देम ग्लोज, ठीक हो गया।
Moving on, question number 27. Can I for two waves to interfere constructively, phase difference should be? फेज डिफरेंस का मतलब आपके पास एंगल के दरमियान कितना फर्क होना चाहिए दोनों में, आओ निकालते हैं। देखो आपके पास हम लोगों ने पीछे भी सीखा था कि आपके पास जो लैम्डा का अगर आपके पास डिफरेंस होता है, पार्ट डिफरेंस, तो उसका फेज डिफरेंस कितना आता है, हमारे पास 2 पाई रेडियंस आता है। अब ये पूछ रहे हैं इंटरफेयर कैसी करनी है, कंस्ट्रक्टिवली। देखो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, जब वेव्स या तो आपके पास एग्जैक्टली वहीं पे लाई करें जहां पे पहली वेव लाई कर रही है, जिसका मतलब फेज डिफरेंस कितना हो, 0 डिग्री। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, अगली वेव से स्टार्ट हो जाए, जिसका मतलब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 2 पाई, और 2 पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो या उसके मल्टीपल्स में आगे बढ़ते चले जाओ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0 डिग्रीज और मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्रीज। मूविंग ऑन, a ball is dropped from a height and it hits the ground विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, मुझे नहीं पता मैंने कितनी हाइट से बॉल को ड्रॉप किया है, लेकिन कुछ ना कुछ हाइट से आपके पास बॉल को ड्रॉप किया गया है, और जितनी भी हाइट से आपने बॉल को ड्रॉप करा है, जब वो ड्रॉप हुई, ड्रॉप करने का मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी 0, फाइनल कितनी दी थी उन्होंने बता दी 20 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल स्पीड उस बॉल की कितनी हो गई हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। उसको एक्सेलरेट कौन कर रही थी, ग्रेविटी। आप बताएं कितनी हाइट से हम लोगों ने उसको ड्रॉप करा है। तो बेटा हाइट का जो फॉर्मुला हो जाता है हमारे पास, वो हम कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। vi तो हमारे पास 0 है तो उसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। vf का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 20 का स्क्वायर विच इज 400 डिवाइडेड बाय 2g। g की वैल्यू होती है हमारे पास 10, आसानी के लिए लेते हैं, एक अंडे से एक अंडा कट गया हमारे पास, ठीक हो गया, और 2 की वैल्यू 2 से ये कट गया तो क्या बच गया 20। तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 मीटर्स, विच विल मेक ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक तरीके से पिछले जैसे ही सवाल है आपके पास, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिसको हम लोगों ने रेस्ट से ड्रॉप किया है। ठीक हो गया, रेस्ट का मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड, और उसको एक्सेलरेट कौन करवाएगा, ग्रेविटी। ठीक है, आगे आपसे कह रहे हैं टेक्स टी सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड, इसको नीचे करने में कितनी देर लग रही है, टी सेकंड्स लग रहे हैं, सही है। कह रहे हैं व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी बाय 2 सेकंड्स, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी होगी इसने, या कितनी हाइट इसने कवर करी होगी जब इसने आधा टाइम गुजार लिया होगा। देखो बेटा जो हाइट का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 तो हमारे पास वो बराबर होता है हाफ जी टी स्क्वायर के, जिसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो हाइट है ना आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, हमारे पास एक तरीके से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टी स्क्वायर के, सही है। अब अगर वो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बेटा टी बाय 2 के अंदर क्या गेम होगा ये पूछ रहे हैं आपसे, और निकाल लेते हैं। तो हमारे पास अगर हम लोग इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो एच डैश हो जाएगी भाई वो हाइट जो कि हमारे पास टी बाई 2 सेकंड्स में कवर हो रही है। तो टी बाई 2 में देख लेते हैं आपके पास ये जो 1/2 हमारे पास लगा हुआ है, इसको 1/4 निकाल के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अंदर बच जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, और हाफ जी टी स्क्वायर तो आपकी ओरिजिनल हाइट थी, तो ओरिजिनल हाइट की जगह मैं एच लिख देता हूं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब जो हाइट कवर होगी वो कितनी हो जाएगी 1/4h हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी h/4। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपके पास क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म विंड फ्लोस फास्टर अबव द रूफ ऑफ अ हाउस देन इनसाइड, व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर अबव द रूफ। बेटा ये मैं भी पीछे भी एक सवाल में आपको सिखा के आया हूं कि आपके पास जहां पे भी, ये बात याद रखना कि आपके पास जहां पे भी, हमारे पास यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, रूफ के ऊपर यानी कि छत के बाहर का जो प्रेशर है, छत के बाहर चूंकि विंड की जो स्पीड है, जो एयर स्पीड है हमारे पास वो इंक्रीज हो चुकी है, वो अच्छी खासी इंक्रीज हो चुकी है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली वहां का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, डिक्रीज, जिसका मतलब आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक हो गया, व्हाट इज इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो बेटा वेलोसिटी मैक्सिमम का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, वो बराबर होता है हमारे पास ओमेगा एक्स नॉट। इसमें ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमारे पास ओमेगा ही नाम है। एम्पलीट्यूड होता है एक्स नॉट, जो कि यहाँ पे कह रहे हैं ए से रिप्रेजेंट कर दो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, ओमेगा ए या ए ओमेगा, विच इज ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहे हैं 2 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रिंग आर इन फेज। अगर फेज में है इसका मतलब आपके पास उन दोनों के दरमियान जो कम से कम भी डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। फेज में होने का मतलब क्या है बेटा, इसको इस तरह से समझना कि देखो आपके पास फेज का मतलब ये है, इस पॉइंट के साथ फेज में कौन होगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के साथ फेज में कौन होगा, ये वाला पॉइंट, और ये जो आपके पास सेम फेज वाले पॉइंट्स हैं ये कम से कम भी एक वेवलेंथ अपार्ट होते हैं, जिसकी वजह से करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए लैम्डा। मूविंग ऑन, आपसे कह रहे हैं 33 अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर एट अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है 27 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ओमेगा निकाल लेते हैं जरा यहाँ से, ओमेगा हमने पीछे भी निकालना सीखा था, वो बराबर होता है अंडर रूट ए ओवर एक्स के, ए हमारे पास है 27,
x है हमारे पास 3, ये हो जाएगा हमारे पास बेटा 9 और 9 का रूट होता है 3, तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 3। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेटा 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा की वजह से अगर हम लोग लिखें तो ओमेगा आ गया 3, कंसिडरिंग पाई हमारे पास 3 है फॉर अप्रोक्सीमेट रीजंस, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बच जाएगा हमारे पास 2 सेकंड्स, व्हिच इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं अ पार्टिकल ऑफ मास m attached to a spring with constant k oscillates with amplitude the maximum अच्छा amplitude a, एम्पलीट्यूड लिखा होना चाहिए यहाँ पे a आपके पास, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होती है, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, वो आपके पास बराबर होता है हमारे पास इस तरीके से हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, जिसमें एक्स नॉट होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो आपके पास क्या बन जाएगा, हाफ के एम्पलीट्यूड को ए कह रहे हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई हमारे पास के ए स्क्वायर के, क्योंकि 1/2 तो एक कांस्टेंट नंबर है हमारे पास और के भी वैसे एक कांस्टेंट होता है, तो ले देखिए हमारे पास किसके बराबर प्रोपोर्शनल हो गई हमारे पास के ए स्क्वायर के, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं टू वायर्स ए एंड बी हैव सेम मटेरियल एंड लेंथ, अच्छा जी सेम मटेरियल है सेम लेंथ है उनकी, यानी कि रो की वैल्यू भी सेम होगी, एल भी सेम है, बट ए हैज डबल द डायमीटर ऑफ बी, ए का जो डायमीटर है, ए जो वायर है हमारे पास, लेट्स से ये ए वायर है, इसका डायमीटर बी के वायर के मुकाबले में आपके पास क्या है, डबल है। ठीक है, इसका डायमीटर अगर हमारे पास डी है तो उसका कितना हो जाएगा 2d, सही हो गया। और जरा इसकी रेजिस्टेंस को चेक करें, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो एल ओवर ए, एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो क्या बन जाएगी 4 रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर, इसकी क्या बनेगी, सॉरी यहाँ पे डी लगा दी है मैंने गलती से, डी तो हमारे पास बी के लिए है, सर आप देख भी नहीं रहे क्या कर रहे हैं, आओ देख लेते हैं अभी जल्दी से, तो यहाँ पे हमारे पास लगेगा एक्चुअली 2d का स्क्वायर, 2d का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 4, तो नीचे भी 4d स्क्वायर आ जाएगा, कितना बन जाएगा हमारे पास रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर, ये हो जाएगी रेजिस्टेंस हमारे पास किस वायर की, ए वायर की। अब इसी तरह से बी वायर की निकाल लेते हैं, बी वायर के लिए हमारे पास क्या निकल जाएगा, बी वायर के लिए हमारे पास हो जाएगी रो एल ओवर ए, दोबारा से एरिया की जगह हम क्या लिख रहे होंगे अब यहाँ पे पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये 4 जब ऊपर चले जाएगा तो बी की जो रेजिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास आर डी जो है, एक्चुअली अगर हम देखना चाहें तो आर बी को हम ऐसे नहीं लिख सकते 4 टाइम्स ऑफ रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर, ठीक है, और आर बी किसके बराबर हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए, ठीक है, जिसका मतलब आपके पास बी की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और दिख भी रहा है क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। आपसे पूछ क्या रहे हैं, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए टू बी अंडर द सेम वोल्टेज, जो बेटा हीट प्रोड्यूस होती है आपके पास वो हमें जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग मिलती है, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बराबर होती है वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी के, ठीक है, ए वायर के लिए क्या आ जाएगा ए और बी वायर के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर ओवर आर बी इंटू टी, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं आपसे कि वोल्टेज दोनों के लिए बराबर है, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा वो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, टाइम से टाइम कैंसिल, आर बी ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा आर ए, आर बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4 आर ए डिवाइडेड बाय आर ए, तो आर ए से आर ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास रेशियो 4/1, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4:1 विच इज ऑप्शन डी। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी फॉल्स इन अ विस्कस मीडियम द रिटार्डिंग फोर्सेज, जो बेटा रिटार्डिंग फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ वो बराबर होती है 6 पाई ईटा आर वी के, जिसका मतलब अगर हमारे पास सवाल में क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी के साथ इसका क्या ताल्लुक होगा, तो वेलोसिटी के साथ अगर आप देखें तो लीनियर रिलेशनशिप है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के आपके पास, जिसका मतलब जितनी ज्यादा रिटार्डिंग फोर्स होगी उतनी ज्यादा हमारे पास वेलोसिटी होगी, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी इंक्रीजेस लीनियरली विद वेलोसिटी। मूविंग ऑन, आगे आपसे क्या कह रहे हैं 37 में, अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड हैज, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, पोटेंशियल बैरियर टूट चुका होता है, जब टूट चुका होता है आपके पास तो पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस होने का मतलब पी से पी पॉजिटिव कनेक्टेड है, एन से नेगेटिव कनेक्टेड है टर्मिनल बैटरी का, तो ऐसे केस में इसके अंदर से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होता है और इसकी रेजिस्टेंस कम से कम हो जाती है, विच विल मेक द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी लो रेजिस्टेंस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे हैं व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज डबल्ड, अगर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं वो डबल हो जाए हमारे पास, तो आपसे क्या कह रहे हैं बताओ फ्रिंज विड्थ का क्या सीन होगा, बेटा फ्रिंज विड्थ वैसे होती है लैम्डा एल ओवर डी के बराबर। अब ये कह रहे हैं आपने क्या करते हैं, ये फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगी कब, जब आपके पास डिस्टेंस डी के बजाय 2d हो जाएगा, तो कितनी चेंज हो जाएगी, देखो सिर्फ हमारे पास लैम्डा एल ओवर डी के मुकाबले में हाफ हो जाएगी, जिसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ लैम्डा डेल्टा वाई, जिसका मतलब पहले के मुकाबले में हाफ हो जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी हाफ। मूविंग ऑन, आपके पास करेक्ट आगे क्या है 40 में, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ रीजन विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड
टू इट्स वेलोसिटी। कह रहे हैं टू मूव अनडिफ्लेक्टेड मूव करने के लिए जितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उस इलेक्ट्रॉन पे उतनी इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगनी चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा QVB और इलेक्ट्रिक फोर्स का होता है हमारे पास QE, जिसमें E होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और B होती है मैग्नेटिक फील्ड। Q से Q कैंसिल हो गया तो वेलोसिटी किसके बराबर हो गई हमारे पास E/B के, विच विल मेक ऑप्शन A आर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहे हैं अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, वैसे हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ K लिख दो, उसका नाम कोई बात नहीं। कह रहे हैं आपके पास बताओ कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, तो बेटा जब हम लोग किसी भी प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं ना आपके पास, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की वजह से आपके पास जो टोटल कैपेसिटेंस होती है नॉर्मल कैपेसिटर की हवा के मुकाबले में, वो पता है कितनी ज्यादा हो जाती है, वो हो जाती है C डैश हो जाती है एप्सिलॉन आर टाइम्स C, यानी कि अगर हवा के टाइम पे C थी तो उसके मुकाबले में एप्सिलॉन आर टाइम्स बन जाएगी, और हम एप्सिलॉन आर को K टाइम्स कह रहे हैं तो ये हो जाएगी KC, जिसका मतलब कितने गुना ज्यादा हो जाएगी हमारे पास K टाइम्स ज्यादा हो जाएगी हवा के मुकाबले में। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहे हैं द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस, और निकालते हैं। VRMS का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास सिंपली √3RT/m, सही है। R की वैल्यू हमारे पास सिंपली क्या होती है आपके पास 8.314, टेम्परेचर हो जाएगा 27 प्लस कर दो 273 ताकि केल्विन में आ जाए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 केल्विन। डिवाइड में कौन है आपके पास मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बेटा एक मॉलिक्यूल का मास हमारे पास एक मोल का जो मास होता है वो होता है 32 ग्राम्स, O2 की अगर हम बात करें तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000 कर दो, ये हो जाएगा 32 एक्सपोनेंट -3, और इन सबको जब आप सॉल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 500 मीटर पर सेकंड, विच विल मेक ऑप्शन ए आर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी u एट एंगल 45, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट रीचेड, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। आओ चेक करते हैं क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपके पास। कह रहे हैं v की जगह V0 की जगह u नाम रख दो, उसका ठीक रख देते हैं। साइन थीटा तो एंगल कितना है 45, साइन 45 पे स्क्वायर लग जाएगा, और नीचे कौन है 2g, तो क्या फॉर्मूला बनता है वो देखते हैं। u स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन 45, साइन 45 होता है आपके पास बेटा 1/√2, और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1/2, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2g, तो ये बन जाएंगे u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g, विच विल मेक आर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहे हैं द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 ऑफ अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड इज 150 हर्ट्ज, ठीक है। f1 आ गई आपके पास 150 हर्ट्ज। कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक, बेटा थर्ड हार्मोनिक बराबर होता है 3f1 के, ये हो जाएगा 3 into 150 विच विल मेक इट टू बी, अच्छा सॉरी माय बैड, मैंने एक जल्दी में क्या गलती कर दी, 150 लिख दिया था, ये 50 हर्ट्ज है भाई। ठीक है, तो सर 3 into 150 आपके पास हो जाएगा सिंपली 3 into 50 सॉरी हो जाएगा हमारे पास 150 हर्ट्ज, ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 150 हर्ट्ज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहे हैं विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर बेटा उसकी होगी जिसका साइज सबसे छोटा है। अब अल्फा पार्टिकल तो आपके पास हीलियम का न्यूक्लियाई होता है जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। मान लो अब आपने उसको एक शीट में से गुजारना है, सिर्फ एक शीट में से, और वो शीट बनी होगी सॉलिड की, तो मॉलिक्यूल्स और करीब करीब होंगे। उन मॉलिक्यूल्स के करीब करीब वैसी जगह नहीं होती उनके बीच में, आप चाह रहे हो उनके बीच में से एक न्यूक्लियाई गुजर जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल है, जिसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, वो गुजर ही नहीं पाते हमारे पास, वो हवा में अब्सॉर्ब हो जाते हैं, वो आपके पास किसी शीट में से क्या गुजरे, क्या ही गुजरेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की तो लीस्ट है पेनिट्रेटिंग पावर, काट दो। बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन होता है, छोटा होता है, वो गुजर जाता है, तो थोड़ी बहुत उसकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा के मुकाबले में ज्यादा होती है। आगे देखते हैं और क्या है, गैमा रे तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं जिनकी वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर्स में आ रही है, वो आराम से गुजर जाती है कहीं से भी, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाता है हमारे पास ऑप्शन सी, सबसे अच्छी पावर किसकी हो जाती है, गैमा रे की पेनिट्रेट करने के लिए, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहे हैं अ वायर 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक हो गया, लेंथ आ गई, एंड 0.5 मीटर डायमीटर डी आ गया, एंड स्ट्रेचेस बाय डेल्टा एल आ गई हमारे पास। कह रहे हैं फोर्स एफ आ गई आपके पास, यंग मॉडुलस निकालो। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बेटा FL/A डेल्टा एल आपके पास, ठीक है। यहाँ पे एरिया की जगह हम क्या रख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर ओवर 4, और आगे आ गया डेल्टा एल, तो करेक्ट ये बन जाएगा हमारे पास 4FL डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर डेल्टा एल, और इनकी वैल्यूज लिखते हैं आपके पास क्या बन रही है, तो y हो जाएगा 4, फोर्स कितनी है हमारे पास बेटा यहाँ पे 10, लेंथ हमें कितनी दी हुई है बेटा आपके पास 1.5,
डिवाइड किससे हो रहा है? पाई। पाई तो हमारे पास एज इट इज रह जाएगा, 3.142 भी लिख सकते हैं उसकी जगह पे हम लोग डी। डायमीटर में दिया है 0.5 मिलीमीटर, मिलीमीटर की जगह लग जाएगा 10⁻³ और उस पे क्या लग जाएगा हमारे पास स्क्वायर। और आगे कौन आ रहा है हमारे पास? डेल्टा एल। डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास अगर हम सवाल में देखें तो आपके पास दी हुई है 0.75 और मिलीमीटर में तो हम क्या लगा देंगे 10⁻³। ठीक है, तो अब जब आप इन सबको सॉल्व करोगे और इनका अप्रोक्सीमेट अपने पास आंसर निकालते हो तो बेटा इसका आंसर जो है हमारे पास अप्रोक्सीमेट निकालने के बाद आपके पास आ जाता है 1.02 एक्सपोनेंट 11 which matches the correct option which is option A। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 47। 47 में कहना है 60 वॉट 120 वोल्ट बल्ब, 60 वॉट का और 120 वोल्ट का बल्ब है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी सर? पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर ओवर आर, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वी स्क्वायर ओवर पी। वी स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर है 60, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 240 ओम्स। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 240 ओम्स है इस बल्ब की। कह रहे हैं यूज्ड ऑन अ 240 वोल्ट सप्लाई, इसको हम लोग 240 वोल्ट सप्लाई से लगा रहे हैं एक बल्ब को अपने पास उठा के। ठीक है, यानी कि अगर 240 वोल्ट से लगा रहे हो तो फिर तो सर ये जल जाएगा ना, ऑब्वियसली बात है नहीं चल पाएगा बल्ब आपके पास, इसको तो 120 वोल्ट चाहिए तो आपको 120 वोल्ट कहीं डिवाइड करना पड़ेगा। कहना है फॉर रेजिस्टर इज यूज्ड इन सीरीज, बिल्कुल सही है, रेजिस्टर लगा दें एक सीरीज में जहां पे ये डिवाइड हो जाए। टू रिड्यूस द वोल्टेज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर नीड इज, इसकी रेजिस्टेंस है 240 ओम्स। देखो बेटा सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड होता है, कितना डिवाइड होता है? जितनी रेजिस्टेंस होती है। अगर दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगी तो इक्वली वोल्टेज डिवाइड होगा दोनों के ऊपर आपके पास, इस पे भी 120 वोल्ट जाएगा, इस पे भी 120 वोल्ट जाएगा। तो हमें अगर यहाँ 120 वोल्ट देना है तो यहाँ पे इक्वली रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी जो कि आपके पास कितनी हो जाएगी? 240 ओम्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए 240 ओम्स। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं अ प्रोजेक्टाइल कवर्स अ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ 120 मीटर्स। ठीक हो गया, टोटल रेंज हमें बताती है प्रोजेक्टाइल की, ये टोटल रेंज वो प्रोजेक्टाइल कितनी कवर कर रहा है आपके पास? 120 मीटर्स। ठीक हो गया, कह रहे हैं एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इट एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे अभी हमने पीछे भी देखा था रेंज की हाफ पे होता है, हाफ कर दो रेंज का, हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास 120 का? 60 मीटर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी 60 मीटर्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 49, कह रहे हैं अ डबली अनआयनाइज्ड हीलियम आयन, चार्ज कितना उसके ऊपर? 2 इलेक्ट्रॉन्स का, इज एक्सीलरेटेड बाय 10⁻³ वोल्ट्स, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला होता है हमारे पास ईवी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देना है तो चार्ज कितना है? 2e के बराबर है, वोल्टेज कितना है? 10⁻³ 10⁻³ होता है 1000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। चार्ज की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहे हैं टू इक्वल चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स f। ठीक हो गया, इफ अ थर्ड इक्वल चार्ज, दो चार्जेस हैं इक्वल, मान लो पॉजिटिव है और दोनों को एक दूसरे से कितना दूर रखा हुआ हम लोगों ने? r डिस्टेंस पे दूर रखा हुआ है और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कितनी फोर्स है आपके पास? f फोर्स है। अब ये पूछ रहे हैं एक और चार्ज लगा रख दिया मैंने, इक्वल ही है तो वही पॉजिटिव हो गया, आधे रास्ते में यानी कि r/2 पे लगा रखा है दोनों से आपने। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं अब बताओ कितनी फोर्स लगेगी किसी भी एक पे, तो ऑब्वियस ही बात है अब ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा है और ये वाला चार्ज भी तो इसको रिपेल कर रहा है, तो फोर्स और बड़ी हो जाएगी जिसका मतलब f से ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी उसकी हमारे पास, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन f। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 51 यानी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया, काइनेटिक एनर्जी बता दी आपको सबसे पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे दी हुई है बेटा वो आपको दी हुई है आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर, तो हमारे पास ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हमारे पास अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें तो ये बराबर हो जाती है हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंट -19 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3.2 एक्सपोनेंट -19 जूल्स के बराबर। ठीक है, आगे कह रहे हैं व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट। वेवलेंथ आपको बता दी लाइट की जो कि है 400 नैनोमीटर्स, नैनो को अगर हम लोग प्रीफिक्स खोल के लिख लें तो ये हो जाता है 10⁻⁹ मीटर्स। कह रहे हैं द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, बेटा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है आपके पास टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी की जगह हम लगा देंगे hc/λ और माइनस में हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, h की वैल्यू हमारे पास होती है 6.625 एक्सपोनेंट -34, c स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारे पास दैट इज 3 एक्सपोनेंट 8, डिवाइड में हमारे पास है लैम्डा, लैम्डा होती है आपके पास वेवलेंथ और वेवलेंथ हमारे पास कितनी यहाँ पे है गिवन आपके पास 400 एक्सपोनेंट -9 और इसमें से माइनस करना है आपने काइनेटिक एनर्जी को जो कि होती है 3.2 एक्सपोनेंट -19। अब ये जो भी आंसर्स आएंगे वो आएंगे हमारे पास जूल्स में। अगर मैं इस पूरे आंसर को आपके पास डिवाइड कर देता हूँ 1.6 -19 से तो आंसर ऑटोमेटिकली मेरा कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्यों? क्योंकि मेरे सारे के सारे ऑप्शंस किसमें गिवन है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर। तो आपके पास इसका बेटा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है फिर इसके बाद वो आ जाता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1.1 विच इज ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 52
कह रहे हैं इफ टू मिरर्स आर एट 120 डिग्री द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज। देखो दो मिरर्स को एक दूसरे के सामने रखोगे तो उसके अंदर आपके पास मल्टीपल इमेजेस बनने लग जाती हैं। अब नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है वो क्या है कि आप 360 डिग्री को डिवाइड कर देते हैं थीटा से और माइनस कर देते हैं 1। तो यहाँ पे जो आपको एंगल दिया हुआ है दोनों मिरर्स के दरमियान वो कितना दिया हुआ है आपको 120 डिग्री, आपने उसमें से माइनस कर दिया 1, तो ये हो जाएगा 3 और -1 हो जाएंगे हमारे पास 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए 2। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में आपसे कह रहे हैं इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री देन, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान 180 डिग्री एंगल है तो किसी में डॉट का सवाल है किसी में क्रॉस का, दोनों निकाल के देख लेते हैं। ए डॉट बी बेटा बराबर होता है हमारे पास ए बी और आगे आ जाता है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस यहाँ पे आ जाएगा 180 का, कॉस 180 बराबर होता है -1 के, जिसकी वजह से ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास? माइनस ए बी के। और अगर क्रॉस में निकाल के देखते हैं तो क्रॉस में हो जाता है हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका साइन। अब साइन 180 बेटा बराबर होता है 0 के, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे पास ए क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो करेक्ट ऑप्शन कौन बच गया हमारे पास? ऑप्शन बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहे हैं अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम्स मूविंग एट 200 मीटर पर सेकंड पेनिट्रेट्स अ वॉल। ठीक है, लाइन से देखना स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीजें गिवन है आपके पास। ठीक है जी। तो आपके पास सबसे पहले सवाल में गिवन है मास, मैं मास पुट कर देता हूं अपने पास। मास की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 10 ग्राम्स। ग्राम से किलोग्राम में लगाएंगे तो 10 की पावर -3 लगा दिया या डिवाइड बाय 1000 लगा दो, बात एक ही है आपके पास। कह रहे हैं मूविंग एट 200 मीटर पर सेकंड, इनिशियल स्पीड कितनी आ गई हमारे पास इसकी? 200 मीटर पर सेकंड। पेनिट्रेट कर रहा है, पेनिट्रेट करने के बाद ऑब्वियसली बात है रुक जाएगा तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड। कह रहे हैं स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 मीटर्स। आओ इसकी निकालते हैं भाई एवरेज फोर्स कितनी आएगी। फोर्स का फॉर्मूला होता है सर हमारे पास ma, मास तो हमारे पास गिवन है, एक्सेलरेशन को हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू यूज करते हुए उसकी वैल्यू लिख देते हैं vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। मास हमारे पास कितना गिवन है अगर आप देखें यहाँ पे 10 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, vf का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 0, वो तो खत्म हो चुकी है। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 200 का स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय s। s हमारे पास है डिस्टेंस विच इज 0.1। तो जब आप इन सबको वैल्यूज पुट करते हो बेटा तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है 2 एक्सपोनेंट 3 न्यूटन विच इज एक्चुअली 2000। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, 2000 न्यूटन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन में 55 में आपसे क्या कह रहे हैं? इसमें आपसे कह रहे हैं टू बॉडीज ए एंड बी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। ठीक हो गया, दो बॉडीज हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जीज हमारे पास क्या इक्वल है। ठीक हो गया। कह रहे हैं इफ मास ऑफ ए इज 4 टाइम्स द मास ऑफ बी, यानी कि मास ऑफ ए किसके बराबर है? 4 mb के आपके पास। द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम्स इज, देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक हो गया। अगर ये फॉर्मूला होता है हमारे पास तो ए बॉडी के लिए क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर ओवर 2ma डिवाइडेड बाय बी बॉडी के लिए बन जाएगा पी स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 2mb। सही है। अब आओ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास। ठीक है, अब मोमेंटम का आपको रेशियो चाहिए तो आपने दोनों को पहले तो एक तरफ लेकर आ गए, पी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी बी स्क्वायर बन गया और यहाँ पे आ गया हमारे पास एम ए डिवाइडेड बाय एम बी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। एम ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 4mb क्योंकि सवाल में गिवन है वो 4 गुना है मास ऑफ बी बॉडी के आपके पास। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास? एमबी। एमबी से एमबी कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास? 2। ये वैल्यू आ गई पी ए स्क्वायर ओवर पी बी स्क्वायर की। स्क्वायर काटने के लिए दोनों साइड्स में हम रूट लगा देंगे। ठीक है, अगर रूट लगा देते हो तो रूट लगाने के बाद हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता है आपके पास वो हो जाता है हमारे पास इस तरीके से, सॉरी यहाँ 4 बचा था, 2 लिख दिया गलती से। 4 का रूट निकल के 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो पी ए ओवर पी बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बेटा आपके पास ऑप्शन बी, 2। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ मास m फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h। ठीक हो गया, एक बॉडी है हमारे पास जिसका मास आपको कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है और उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि उसको एक हाइट से हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। ठीक हो गया, अगर ड्रॉप करा है, फॉल फ्रीली कर रही है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास? 0। सही है, और ऐसी बॉडीज जो कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक हाइट h से आपके पास फॉल कर रही होती हैं तो उनकी जो फाइनल स्पीड होती है बेटा वो बराबर होती है हमारे पास √2gh के। तो उसकी एक्चुअल स्पीड जिससे वो गिर रही है वो किसके बराबर हो जाएगी? √2gh के। अब सवाल में क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम,
लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकाल के दिखाएं किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ। और निकालते हैं। लीनियर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला होता है mv और काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास होता है हाफ mv स्क्वायर। m से m कट गया और एक v से v भी कट गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये क्या बच जाएगा 2 ओवर v। और 2 ओवर v की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा आपके पास, अगर आप देखें वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी फाइनल अंडर रूट 2gh, तो ये आ गया। अब ये तो ऑप्शन गिवन ही नहीं है सर ऊपर, तो रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। रैशनलाइज करने के लिए मैंने रूट 2gh से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, तो ये रूट 2gh ऊपर भी आ जाएगा आपके पास और नीचे रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएंगे 2gh। 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, तो इक्वेशन क्या बच गई अंडर रूट 2gh divided by gh. Now look for the correct option. The correct option will become option A. Moving on, question number 57. 57 में आपसे क्या कह रहे हैं, 57 में कह रहे हैं a roller coaster car moves along a hill of radius 10 meters. हमारे पास एक रोलर कोस्टर कार है, ठीक है, वो एक हिल के ऊपर मूव कर रही है जिसका रेडियस कितना है 10 मीटर्स। मिनिमम स्पीड है टॉप टू स्टे ऑन ट्रैक। ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा रोलर कोस्टर को आपके पास जो उसकी शेप्स होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, अगर वो ऊपर जाते जाते स्लो हो रही होती हैं, आप नोटिस करना, फिर एकदम से नीचे आते हुए तेज होती हैं। ऊपर जाते हुए अगर वो स्लो ना हो ना तो यहीं से बाहर निकल जाएंगी आपके पास। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप बताएं कितनी स्पीड से उसको कम से कम निकलना चाहिए। भाई उसकी स्पीड इतनी हो ना कि उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो एक्चुअली उसके वेट के बराबर हो जाए, ताकि वो आपके पास वहां से स्किड ना कर पाए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपली mv स्क्वायर ओवर आर, वेट का हमारे पास होता है mg, m से m कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास अंडर रूट जी आर। अंडर रूट जी आर आओ वैल्यू पुट कर देते हैं। g की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 10, राउंड ऑफ करके ले लेते हैं 9.8 को, और रेडियस भी कितना दिया हुआ है आपको 10, तो स्पीड कितनी आ गई 100 का रूट होता है हमारे पास 10, स्पीड आ गई मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, मूविंग ऑन। Question number 58. Can the potential difference between 2 points 3 meter apart in a uniform electric field of 200 Newton per coulomb is? ठीक हो गया। आपसे कह रहे हैं कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दिखाना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस को यूज करते हुए बेटा वो होता है ईडी। ई की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 200 और डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, आंसर आ जाएगा हमारे पास 600 वोल्ट्स, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है जी, मूविंग ऑन। Question number 59. Can the de Broglie wavelength of a particle is inversely proportional to? देखो बेटा de Broglie wavelength का फॉर्मूला होता है हमारे पास h अपॉन t, जिसका मतलब आपके पास क्या हो गया, वेवलेंथ किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, मोमेंटम के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, इट्स मोमेंटम। ठीक हो गया, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे कह रहा है स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 4 सेंटीमीटर, इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 1000 न्यूटन पर मीटर, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास स्टोर होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हाफ तो एज इट इज आ गया, के की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट की दी हुई है 1000 और एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट विच इज 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की जगह मैं लगा देता हूँ 10 की पावर -2 और उस पर क्या लग जाता है हमारे पास स्क्वायर, ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर होता है 16 और 10 की पावर क्या आ गई हमारे पास -4, 16 5 होते हैं आपके पास 80। ठीक हो गया, 2 जीरो और लग गए और आगे क्या आ गया हमारे पास 10 की पावर -4। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया, इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं अपने पास, तो ये हमारे पास बन गया 8000 एक्सपोनेंट -4 जो कि हो जाएगा 0.8 जूल्स, विच इज ऑप्शन ए। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 61 में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू टॉरिसेलीज थ्योरम द इफ्लक्स स्पीड ऑफ अ होल फ्रॉम अ होल एट अ डेप्थ h बिलो अ लिक्विड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ। बेटा इफ्लक्स स्पीड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, जिसका मतलब वो g पे भी डिपेंड कर रही है और हाइट पे भी डिपेंड कर रही है, जिसका मतलब हमारे पास हाइट पे भी डिपेंड कर रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिपेंड कर रही है। अब शेप और डेंसिटी में से चूज करना है। अच्छा अगर जरा खुद से सोचो, p बराबर होता है रो जी एच के, तो अगर gh लिखा हुआ है तो gh किसके बराबर हो जाएगा p ओवर रो के। तो एक तरीके से gh हमारे पास डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, तो डेंसिटी भी हमारे पास करेक्ट हो गया ऑप्शन, यानी कि इस पे डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंट पूछा है तो इंडिपेंडेंट एक ही बचा, शेप ऑफ कंटेनर। कंटेनर की शेप पे फर्क नहीं पड़ता आपके पास, कंटेनर की शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, सिर्फ फर्क पड़ता है तो किससे पड़ता है, उसकी हाइट से। ठीक है जी, मूविंग ऑन। Question number 62. Can a lift is moving down with acceleration g
अच्छा जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, आसान जबान में नीचे गिरा दिया किसी ने उसको, लिफ्ट की केबल टूट गई है और वो नीचे गिर रही है हमारे पास। अब कह रहे हैं इसके अंदर खड़ा हुआ एक बंदे को मस्ती चूसती है, वो क्या करता है, वो बॉल ड्रॉप करता है। तो जो वो बॉल ड्रॉप करेगा वो भी कितनी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी जी, लेकिन वो बंदा खुद भी किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है जी। जब दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे होंगे तो दोनों एक दूसरे को रेस्ट में अपेयर होंगे, जिसका मतलब आपके पास जो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी बंदे के लिहाज से वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, ऑप्शन बी 0। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 63, कह रहे टू ऑब्जेक्ट्स एट टेम्परेचर्स 300 केल्विन एंड 600 केल्विन रेडिएट एनर्जी। अगर इस टेम्परेचर को मैं टी कह देता हूं तो ये टेम्परेचर कितना हो जाता है बेटा आपके पास 2T। कह रहे हैं द रेशियो ऑफ देयर पावर आउटपुट इज, देखो पावर आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है ना आपके पास, वो बराबर होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर पावर आउटपुट ऑफ अ ब्लैक बॉडी। अब अगर आप इसी के अकॉर्डिंग देखते हो तो अभी हमारे पास अगर टेम्परेचर टी है तो पावर का ये फॉर्मूला बन जाएगा। टी डैश का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर टेम्परेचर 2T हो जाए तो 2T की पावर 4 लगा देते हैं। जब 2T की पावर 4 लगाएंगे बेटा तो 2 की पावर जो 4 होती है हमारे पास वो बराबर होती है 16 के, जिसका मतलब जो नई पावर हमारे पास आ रही है वो पहले के मुकाबले में कितनी हो जाएगी, एक तरीके से आपके पास 16 आगे आ जाएगा कांस्टेंट और टी की पावर 4। गलती से मैंने यही 16 लिख दिया, यहाँ 4 थी भाई, 2 की पावर 4 16 होती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से, कांस्टेंट इंटू टी की पावर 4 तो सर ओरिजिनल पावर थी, तो इसका मतलब पी डैश किसके बराबर हो गई, 16 पी के। अब ये पूछ रहे हैं इन दोनों का पावर आउटपुट बताओ अपने पास, तो अब निकाल लेते हैं। पी ओवर पी डैश किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा बल्कि इसको ऐसे लिखने से बजाय ज्यादा अच्छा लिख लेते हैं, इसकी पूरी वैल्यू क्यों लिख रहे हैं, हम निकाल तो चुके हैं, पी को पी रहने देते हैं, पी डैश हम कितना निकाल चुके हैं 16 पी, तो पी से पी कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 1:16। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी 1:16। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 64, कह रहे हैं द मेन यूज ऑफ अ बायमेटालिक स्ट्रिप इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज। देखो बेटा बायमेटालिक स्ट्रिप का क्या काम होता है कि जब आपके पास कोई भी सर्किट ज्यादा हीट अप हो जाता है तो ये बायमेटालिक स्ट्रिप हमारे पास एक्सपेंड कर जाती है, और जब ये एक्सपेंड कर जाती है तो ये अपनी जगह से हट के आपके पास ये सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक हो जाता है तो एक तरीके से ये स्विच के तौर पे भी काम कर रही है और टेम्परेचर सेंसर के तौर पे भी काम कर रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी टेम्परेचर सेंसर एंड स्विच। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 65, कह रहे हैं अ कार मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी कि इनिशियल स्पीड कितनी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से और डिवाइड कर देते हैं 3600 से ताकि मीटर पर सेकंड में आ जाए। तो ये आंसर हो जाता है बेटा आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। कैसे, दो अंडे से दो अंडे कट गए, 36 2 72 और 2 10 20 हो जाते हैं आपके पास। कह रहे हैं ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट का मतलब फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड, कितनी देर में, 10 सेकंड में। कह रहे हैं व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होता है वीआईटी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आओ वैल्यूज पुट करते हैं। वी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 20, टाइम की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा आपके पास सिंपली 10, प्लस हाफ ए, एसिलेशन पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, एसिलेशन की जगह उसका फॉर्मूला लगा दो, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम, और आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास टी का स्क्वायर। एक टी से एक टी क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपली कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या बच जाएगी, देखो 20 टेंस हो जाते हैं 200, ठीक है, प्लस 1/2, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0, इनिशियल वेलोसिटी थी 20, टाइम हमारे पास नीचे बचा नहीं था, आगे हमारे पास जो टाइम बचा है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 5 10। अच्छा 520 होते हैं 100, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200 माइनस 100 विच विल बी इक्वल टू 100 मीटर्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस का हमारे पास, ऑप्शन ए 100 मीटर्स। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 66, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। एक पार्टिकल जो कि सर्कल में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, क्या चीज इसमें से सही नहीं है उसके लिए। ए, द एक्सेलरेशन वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, बिल्कुल सही बात है, अगर पार्टिकल यहां पे है तो उसकी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये तो सही लिखा हुआ है, तो ये गलत तो नहीं हुआ, नॉट ट्रू पूछ रहे हैं तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी, द पार्टिकल हैज कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, देखो बेटा चूंकि सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड के साथ है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी हमारे पास, कांस्टेंट रहेगी, तो ये भी कट गया। सी, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0, ये गलत है, नेट फोर्स इस पार्टिकल पे 0 नहीं है क्योंकि ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है आपके पास, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। ये इनकरेक्ट ऑप्शन है एक्चुअली, तभी ये करेक्ट हो गया। 67,
कह रहे इन अ सीरीज LCR circuit the RMS voltages across the resistor, inductor and capacitor are 50, 50 and 50 volts. ठीक हो गया. What is the RMS voltage across the entire circuit? और निकालते हैं टोटल वोल्टेज कितना होगा. तो बेटा RLC सीरीज सर्किट के अंदर जो टोटल वोल्टेज निकालने का आपके पास तरीका है वो सिंपली हमारे पास होता है अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC. मैं यहाँ पे VC माइनस VL भी लिख सकता था, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसको उसमें से माइनस कर देते हैं. यहाँ चूंकि इक्वल है तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, देखें आप, इसकी जगह आ जाएगा 50 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 50 माइनस 50 का होल स्क्वायर. 50 माइनस 50 जीरो हो जाते हैं, खत्म हो जाएंगे, 50 का स्क्वायर बच जाएगा और उसको रूट से कैंसिल कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 50 वोल्ट्स. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए 50 वोल्ट्स. ठीक है जी. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहे हैं इन अ ट्रांजिस्टर द बेस रीजन इज. बेटा ट्रांजिस्टर हमारे पास सैंडविच करके बनाते हैं हम लोग एक सेमीकंडक्टर को दो के बीच में, या तो वो NPN बनता है फिर हमारे पास, या फिर क्या होता है आपके पास PNP बनता है. अब इसके अंदर हमारे पास ये जो सेंट्रल पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं बेस, और ये बेस अब अगर आप देखें तो आपको यहां से भी अंदाजा हो जाएगा कि थिन होती है और इसके अंदर फिर डोपिंग भी कम हुई होगी. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, थिन एंड लाइटली डोप. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहे हैं व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज कूल्ड इट्स कंडक्टिविटी. बेटा हम पीछे भी जिक्र करके आए कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस और उसका टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी हमारे पास, बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट क्या है, कंडक्टिविटी. रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कितना करंट पास नहीं हो पा रहा, कंडक्टिविटी का क्या होता है कितना करंट पास हो पा रहा है. तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी हमारे पास बेटा, कम. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीजेस. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहे हैं व्हेन पोलोनियम 210 84, अच्छा दोनों चीजें बता दी उनकी ए और जेड, एमिट्स अल्फा पार्टिकल. अच्छा जी, पोलोनियम जो है हमारे पास, पोलोनियम कौन है आपके पास, पोलोनियम कह रहे हैं 210 है और 84 है. क्या कर रहा है उसने अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, जिसका मतलब He42 एमिट कर दिया. तो पीछे कौन बचेंगे, 210 में से 4 माइनस कर दो, ये बच जाएंगे 206, और नीचे 84 में से 2 माइनस कर दो, ये बच जाएंगे 82. तो ढूंढ लो 206 82 किसमें लिखा हुआ आ रहा है. सर सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ नजर आ रहा है, दैट इज PB. तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, PB 206 82. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर 1 मीटर अपार्ट. ठीक हो गया, दो चार्जेस एक दूसरे से 1 मीटर दूर हैं. द फोर्स बिटवीन देम इज F. तो इस F की वैल्यू होगी क्या, K Q, अच्छा जी, प्लस क्यू माइनस क्यू हो जाएगा हमारे पास पहले तो एक तरीके से. ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू और डिवाइड में कौन आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस कितना है 1, उसका स्क्वायर. तो फोर्स किसके बराबर हो गई हमारे पास, माइनस के क्यू के, क्यू स्क्वायर के एक तरीके से, बल्कि क्यू भी क्यों लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास माइनस के क्यू स्क्वायर के. अब देखते हैं आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि अगर मैं चार्जेस की वैल्यू चेंज कर दूं तो F डैश हो जाएगी फोर्स. कितनी चेंज कर दी, ये हो गया +2Q और ये क्या हो गया -2Q, और डिवाइड में डिस्टेंस कितना कह रहे हैं, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस 1 का ही स्क्वायर है. तो F डैश की वैल्यू कितनी हो गई देख लो, ये हो जाएगा -4KQ स्क्वायर. कितना फर्क पड़ा है दोनों फोर्सेस के अंदर, आप खुद देख सकते हैं, 4 गुना फर्क पड़ गया था एक तरीके से. तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 टाइम्स. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कितनी हो जाएगी फोर्स हमारे पास, 4F. ठीक है जी. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. बेटा मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सीरीज लिख देता हूँ आपके पास. डिक्रीजिंग वेवलेंथ के अंदर सबसे बड़ी वेवलेंथ हमारे पास होती है रेडियो वेव्स की, उसके बाद हमारे पास आती है माइक्रोवेव्स, फिर हमारे पास आती है बेटा आपके पास इंफ्रारेड वेव्स, फिर आते हैं विजिबल रीजन. और विजिबल रीजन में भी अगर हम लोग लिखें तो सबसे बड़ी रीजन हमारे पास, या सबसे बड़ी जो आपके पास वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है, और सबसे छोटी किसकी होती है हमारे पास, वॉयलेट की. ठीक है, विजिबल के बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है बेटा अल्ट्रा वॉयलेट रीजन, फिर हमारे पास आती है एक्सरेज, और लास्ट में हमारे पास आती है गैमा रेज. तो ये जो मैंने यहाँ पे आपके पास सिंपली इक्वेशन, सॉरी, ये जो मैंने आपके सामने सीक्वेंस लिखी है, ये सीक्वेंस बेटा आपके पास कहलाती है डिक्रीजिंग वेवलेंथ सीक्वेंस. यानी कि आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैसी सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ सीक्वेंस. यानी कि वेवलेंथ आपके पास लैम्डा जो है डिक्रीज होता जा रहा है. रेडियो की सबसे ज्यादा होती है वेवलेंथ, किलोमीटर्स में होती है, जबकि गैमा की सबसे कम होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, 10 की पावर -10 में चली जाती है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे छोटी किसकी हो गई भाई, ऑप्शन ए, गैमा रेज. Moving on, question number 73 कह रहे हैं a satellite orbits Earth such that its time period is 24 hours. ठीक है, calculate the radius of its geostationary orbit. देखो बेटा रेडियस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर हमें टाइम पीरियड पता हो तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्यूब रूट जी मास ऑफ सेंट्रल बॉडी. अब चूंकि इन्होंने बोला कि भाई अर्थ को ऑर्बिट कर रही है तो अर्थ का मास लगेगा यहाँ पे, उसके आगे हमारे पास आता है टी स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास किसी भी बॉडी ऑर्बिटल रेडियस के निकालने का, अगर हमारे पास उसका टाइम पीरियड गिवन हो। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। कैपिटल जी हमारे पास होता है बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। मास ऑफ अर्थ जो है हमारे पास वो भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6 एक्सपोनेंट 24। टाइम पीरियड दिया हुआ है 24 आवर्स। इसको पहले तो करना पड़ेगा सेकंड्स में, पहले मिनट्स में करने के लिए 60 करा और सेकंड्स में करने के लिए एक और 60, और उस पर क्या लगा हुआ है हमारे पास स्क्वायर रूट। डिवाइड में हमारे पास कौन है 4, और पाई की जगह लगा दें 3.142 का स्क्वायर, और सब कुछ किसके अंदर है हमारे पास क्यूब रूट के अंदर। तो जो बेटा जब इन सबको सॉल्व करते हैं तो आपके पास इसका तकरीबन आंसर आ जाता है 4.23 एक्सपोनेंट 7 मीटर्स, विच मेक्स ऑप्शन ए आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे क्या कह रहे हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहे हैं इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, एक इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव सर्किट का मतलब कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर के अंदर बेटा क्या प्रॉपर्टी होती है इस बात को समझना, क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस होता है, तो इसके अंदर जो वोल्टेज होता है वो हमेशा करंट को लीड कर रहा होता है। करंट को कितना लीड कर रहा होता है, बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री से आपके पास लीड कर रहा होता है, लेकिन सवाल में क्या पूछना है, करंट क्या कर रहा होगा, तो भाई करंट लैग कर रहा होगा वोल्टेज को 90 डिग्री से। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, लैग्स बाय वोल्टेज ऑफ 90 डिग्री। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 75। कहने फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली, एक प्रोजेक्टाइल को मान लो मैं हॉरिजॉन्टली लॉन्च कर रहा हूं, और हॉरिजॉन्टली लॉन्च करने के लिए लाजमी है कि मैं किसी हाइट से लॉन्च करूं इसको। तो जब मैं उसको हॉरिजॉन्टली लॉन्च करता हूं तो बेटा तब भी आपके पास वो कैसा पाथ बनाता हुआ जाता है, तब भी उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होती है, आपके पास पैराबोलिक की होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पैराबोला। मूविंग ऑन, 76 कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन अ बॉडी टर्न्स थ्रू 90 डिग्री, यानी कि सर्कुलर मोशन के अंदर एक बॉडी ने 90 डिग्री कन्वर्ट कर लिया। 90 डिग्री का मतलब यहां से मूव करके यहां तक पहुंच गई होगी आपके पास। ठीक है, तभी तो हमारे पास देखो 90 डिग्री कवर हो रहा है आपके पास। अब इस पॉइंट पे उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इधर आ जाएगी, और इस पॉइंट पे कहां जाएगी आपके पास, इस जानिब। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपने, ये आ गया v1, ये आ गया मेरे पास v2। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा वी। थोड़ी खराब डायग्राम है लेकिन मान लो सी बनी है। अब डेल्टा वी एक तरीके से पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, जो कि बराबर हो जाएगा अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर के, क्योंकि ये ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का नजारा दे रहा है हम लोगों को। अब v1 और v2 दोनों बराबर है किसके, आपके पास देखें v के, तो आपके पास दोनों की जगह लिख देता हूं v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। कितने हो जाएंगे हमारे पास 2, अंडर रूट में बचा रह जाएगा, और v स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा रूट से। तो आपके पास डेल्टा v किसके बराबर आ गया, रूट 2v के। करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 77। 77 में कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड हैज अ स्पीड u, टाइम ऑफ फ्लाइट इज, आओ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास वो होता है 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, u है। ठीक है, आगे क्या आ जाता है हमारे पास साइन थीटा, और डिवाइड में हमारे पास आता है g। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल व्हिच इज इक्वल टू ऑप्शन बी 2u sin थीटा ओवर g। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट आता है 78। कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, देखो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसमें फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल जो मूव करता हुआ जा रहा होता है, उसी के आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती हुई आती है उसके अराउंड, और उसी के अराउंड हमारे पास उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, ड्यू टू दैट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास ऑसिलेट करती हुई चलती हुई जा रही होती है। तो ये जो वेव होती है जो कि क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ये कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। एक और तरीका क्या है इसको प्रूफ करने का ट्रांसवर्स वेव, कि ये पोलराइजेशन करके देख लें। तो अगर ये पोलराइजेशन कर लेती है तो ये कहलाती है ट्रांसवर्स वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन एक्चुअली गो थ्रू पोलराइजेशन। ठीक है, तो दे कैन परफॉर्म पोलराइजेशन, जिसकी वजह से ये कौन सी आपके पास वेव्स बन जाती हैं, ट्रांसवर्स वेव बन जाती हैं। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइजेशन नहीं कर सकती। ठीक है जी, मूविंग ऑन, 79 कह रहे हैं रेडियो एक्टिव सैंपल कंटेन्स 6400 एटम्स। ठीक है, आफ्टर 3 हाफ लाइव्स, हाफ लाइफ क्या होता है बेटा, हाफ रह जाता है हाफ लाइफ होने के बाद। आज थे 6400, एक दफा हाफ लाइफ गुजरी, समझना इस बात को, एक दफा हाफ लाइफ गुजरेगी तो इसका हाफ रह जाएंगे, 6400 का हाफ कर दो, दैट विल बी 3200। ठीक है, एक और हाफ लाइफ गुजरेगी, सेकंड हाफ लाइफ चली जाएगी तो इसका भी हाफ कर दो, कितने हो जाएंगे 1600। फिर थर्ड हाफ लाइफ बोला ना उन्होंने आपसे, थर्ड हाफ लाइफ गुजरेगी तो इसका भी हाफ कर दो, कितने रह जाएंगे हमारे पास 800। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन ए, 800। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 80। 80 में कह रहे हैं द कलर ऑफ विजिबल लाइट विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज, अभी मैंने आपको ऊपर भी लिख के दिखाया था बेटा, विजिबल रीजन जो होता है, विजिबल रीजन के अंदर हमारे पास रेड जो है, रेड हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, while violet
वॉयलेट हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। रेड की जो वेवलेंथ होती है वो तकरीबन होती है हमारे पास 700 एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर्स, जिसको हम लोग 700 नैनोमीटर्स भी कह सकते हैं, या सिंपली 7 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर्स भी कहा जाता है आपके पास, ठीक है। जबकि वॉयलेट की जो होती है वो तकरीबन होती है हमारे पास 400 नैनोमीटर्स, ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे लंबी कौन होगी वेवलेंथ हमारे पास, ऑप्शन डी रेड की। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 81 कह रहे हैं अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट। एक प्रोजेक्टाइल को हम लोग हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं एक हाइट से, ठीक हो गया। किसी भी हाइट से हमने थ्रो कर दिया, मान लो ये वो हाइट है जिससे मैंने इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, ये कर दिया हॉरिजॉन्टली थ्रो। हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो तब भी वो एक प्रोजेक्टाइल को पैराबोलिक पाथ को ही फॉलो करते हुए जाएगा। कह रहे इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज, देखो बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस आपके पास हर पॉइंट पे क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो आप ये चीज याद रखिएगा कि हमारे कोर्स के अंदर या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा क्या रहती है, आपके पास कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि आपने हवा को, जो कि आगे बढ़ने से रोकने वाला फैक्टर होता है, उसी को नेग्लेक्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हमारे पास नेग्लेक्ट की जा रही होती है, की जा चुकी होती है, सॉरी, ठीक है। इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो आपके पास वेलोसिटी होती है वो क्या रहती है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहती है, विच विल मेक ऑप्शन ए आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में कह रहे हैं द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बेटा तब सेम डायरेक्शन में होते हैं आपके पास जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। इसी तरह से जब ये डिक्रीज हो रही होती है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, जब एक्सेलरेशन बढ़ रही होती है, स्पीड बढ़ रही होती है, जिसका मतलब स्पीडिंग अप। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, स्पीडिंग अप। मूविंग ऑन, 83 कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनर्जी इनटू मास, ठीक है। यानी कि पी स्क्वायर का आपने निकालना है किसके साथ, एनर्जी इनटू मास के साथ। अच्छा एक काम करते हैं, मोमेंटम का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिया वो तो है mv, दोनों पे स्क्वायर लग गया क्योंकि पी पे स्क्वायर था आपके पास, ठीक है। नीचे कौन है हमारे पास, एनर्जी इनटू मास। एनर्जी जो होती है बेटा आपके पास, एनर्जी मान लो काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं यहाँ पे, और उसका हम लोगों के पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर। लेकिन डायमेंशन लिखते हुए नंबर्स नहीं लिखे जाते, तो मैं ले लेता हूं सिर्फ mv स्क्वायर, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, मास। अब देखो आपके पास क्या हो रहा है, दोनों मास से दोनों मास क्या हो गया, कैंसिल। वेलोसिटी के स्क्वायर से वेलोसिटी का स्क्वायर कैंसिल हो गया आपके पास, जिसका मतलब ये क्वांटिटी कुछ बची ही नहीं। जब कुछ बची नहीं तो इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, कुछ भी नहीं बच रही, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है आपके पास, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में कह रहे हैं कोहेरेंस बिटवीन टू सोर्सेज मीन। कोहेरेंस की डेफिनेशन पूछी है, क्या कोहेरेंस में सेम एम्पलीट्यूड होना जरूरी है? एम्पलीट्यूड सेम होना इतना जरूरी नहीं है जितना बाकी चीजें जरूरी हैं। ऑप्शन बी, क्या बाकी चीजें, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए जी, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए दोनों के दरमियान। और ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, तभी कोहेरेंट सोर्सेज कहलाती हैं। जिसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, ठीक है जी। मूविंग ऑन, 85 कह रहे two resistors R and 2R are connected in series. The ratio of the heat produced in them for the same current is, ठीक हो गया। देखो आपके पास हीट जो प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू हम निकालते हैं बेटा आपके पास सिंपली जूल्स लॉ से। अब जूल्स लॉ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जस्ट अ सेकंड, अच्छा जी। लेकिन जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास जो फॉर्मूला होता है जो हीट जनरेट होने का, वो बराबर होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब आपसे क्या कह रहे हैं, एक रेजिस्टर की तो आर वैल्यू है, दूसरे वाले के अंदर जो हीट जनरेट होगी उसको एच डैश कह देते हैं, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर इंटू टू आर टी, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास टू इंटू आई स्क्वायर आर टी, सही है। जो कि हम कैसे लिख सकते हैं भाई, वो हमारी पुरानी वाली हीट के बराबर था, तो एच डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, टू एच के बराबर। कह रहे हैं इन दोनों का रेशो निकाल के दिखाओ, आर वाली हीट का और टू आर वाली हीट का रेशो निकाल के दिखाते हैं। तो ये आर वाली हीट हो गई, ये टू आर वाली हीट हो गई, ठीक है। आर वाली हीट को तो एज इट इज रहने देते हैं, टू आर वाली जो हीट है हमारे पास वो एक्चुअली किसके बराबर है, टू टाइम्स ऑफ एच आर के, ये हम पीछे देखकर आ चुके हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रेशियो क्या बच जाएगा, 1:2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए, 1:2। मूविंग ऑन, 86 कह रहे हैं अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज एट रेस्ट, ठीक हो गया। एक ब्लॉक है हमारे पास जिसका मास कितना है आपके पास, 5 किलो। ये 5 किलो का ब्लॉक हमारे पास रेस्ट में रखा हुआ है, इस तरीके से जमीन के ऊपर लाके या टेबल पे आपने रेस्ट में रखा हुआ है। तो जब रेस्ट में रखोगे तो बेटा ये ब्लॉक एक वेट एक्सर्ट करेगा अपना टेबल के ऊपर या जमीन के ऊपर, जो वेट होगा हमारे पास W के बराबर, और जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, mg। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये जो जमीन है, ये जो सरफेस है, ये इस ब्लॉक के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा
which will be equal to weight but opposite in direction. मैग्नीट्यूड तो इक्वल होंगे ना, मगर सर मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और जी की वैल्यू राउंड ऑफ करके लें तो कितनी हो जाती है 10, तो आंसर कितना आ जाता है हमारे पास 50 न्यूटन। ठीक है, नियरेस्ट ऑप्शन ढूंढ लीजिए अपने पास, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से बेटा, ऑप्शन डी 50 न्यूटन। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 87 कह रहे हैं अ लेंस फॉर्म्ड एन इमेज एट इंफिनिटी। ठीक है, आगे कह रहे हैं इट्स फोकल लेंथ इज, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी हमारे पास, आप बताइए। अगर इमेज का मन नहीं है इंफिनिटी के ऊपर, तो बेटा थोड़ा सा सवाल समझना, इंफिनिटी पे कॉन्वेक्स लेंस इमेज कब बनाता है, जब उसका जो ऑब्जेक्ट है वो उसके फोकस पे रख दिया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट को लाके आप फोकस पे रख दोगे तो इमेज जो है फिर वो हमारे पास ना इस साइड बनती है ना बैक साइड में बनती है, तो वो कहां बनती है हमारे पास फिर इंफिनिटी में बनती है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फोकस से लेके लेंस तक के डिस्टेंस को तो फोकल लेंथ कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तो इतना ही हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट भी तो नहीं रखा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, ऑप्शन बी इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 88 कह रहे हैं इफ द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 ईयर्स। ठीक हो गया, आफ्टर 30 ईयर्स, पीछे जैसे ही सवाल है जो हाफ लाइफ वाला हम करके आए, रिमेनिंग फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी मान लो मैंने इतना एलिमेंट लिया था, तो आपके पास 10 ईयर्स के बाद ये कितना रह जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ का मतलब आपके पास 1/2 हो जाएगा। फिर अगले 10 ईयर्स के बाद, जिसका मतलब 20 ईयर्स के बाद, ये इसका भी हाफ रह जाएगा। 1/2 का हाफ होता है 1/4। फिर 30 ईयर्स के बाद एक और हाफ लाइफ गुजरेगी, इसका भी हाफ रह जाएगा, और 1/4 का हाफ कितना हो जाता है हमारे पास 1/8। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है बेटा, कितना फ्रैक्शन रह जाएगा आपके पास, 1/8 रह जाएगा। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 89 कह रहे हैं इफ अ बोट टेक्स 30 मिनट्स टू क्रॉस अ रिवर 300 मीटर वाइड, डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास बेटा 300 मीटर्स, और टाइम कितना आ गया हमारे पास 30 मिनट्स। ठीक हो गया, तो आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। कह रहे हैं इसकी स्पीड निकाल के दिखाओ। अब सारे यूनिट्स किलोमीटर पर आवर में है, तो मुझे मीटर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में, जो कि हो जाएगा 0.3 किलोमीटर्स, और मिनट्स को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में, जो कि हो जाएगा 0.5 आवर्स। ठीक है, तो आपके पास स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है 0.3 किलोमीटर्स और टाइम हमारे पास है 0.5 आवर्स। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 0.6 किलोमीटर पर आवर, विच विल मेक ऑप्शन बी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहे हैं अ बॉडी मूव सच दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन। बॉडी इस तरह से मूव कर रही है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुए जा रही है। अच्छा, वेलोसिटी की डायरेक्शन कब चेंज होती है बेटा, जब ऑब्वियसली बात है बॉडी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही होती, उसकी डायरेक्शन बार बार क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। कह रहे हैं बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है इसका मतलब एक तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल दे रहे हैं आपको। कह रहे हैं इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर वन कंप्लीट सर्कल इज, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी, और वो भी आपके पास एक कंप्लीट सर्कल करने के बाद। बट जब सर्कल कंप्लीट कर लेगी वो आपके पास, तो जहां से उसने शुरू किया था वो वहीं वापस आ गई। और डिस्प्लेसमेंट बेटा अगर बॉडी जहां से शुरू करती है वहीं वापस आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है 0। ठीक है जी, आपके पास ऑप्शन हो जाएगा बी। मूविंग ऑन। 91 कह रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो व्हेन वेलोसिटी इज, चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास QVB sin थीटा, और अगर ये जीरो हो जाएगी तो साइन थीटा किसके बराबर हुआ होगा, इसका मतलब आपके पास जीरो के। साइन थीटा जीरो कब होता है, आपके पास साइन थीटा बेटा जीरो होता है 0 डिग्री पे, जिसका मतलब जब वेलोसिटी पैरेलल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के तब ऐसा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि 0 डिग्री का मतलब होता है सेम डायरेक्शन या फिर आपके पास पैरेलल। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर। 1 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर में और आवर में करना है तो उल्टा काम करेंगे। पहले हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते थे तो 1000/3600 करते थे, अब यहाँ पे 3600/1000 कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 36/10 कितना हो जाएगा हमारे पास 3.6, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई 3.6 किलोमीटर पर आवर, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 93 कह रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम हाइट h। कितना वर्क डन कर रही होगी ग्रेविटी आपके पास एक बॉडी को हाइट h से नीचे गिराने के अंदर। तो देखो बेटा जब आपके पास बॉडी हाइट h पे होती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसके बराबर होती है, mgh के। तो अब जब ये नीचे आएगी हमारे पास तो ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी में। और वो कौन करवा रहा है, एक्चुअली वो ग्रेविटी करवा रही है, क्योंकि ग्रेविटी इसकी को स्पीड अप कर रही है। ग्रेविटी इसको स्पीड अप कर रही है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन भी जी के बराबर होती है, और जब ग्रेविटी इसको स्पीड अप कर रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी होगी, यहां तक
जाएगा हमारे पास mgh। अगर हम लोग मान लें कि ये जो है आपके पास एक फ्रिक्शनलेस एयर थी पूरी की पूरी, आपके पास यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रही थी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कब आती है, जब आप बॉडी पे वर्क करते हो। तो कितना वर्क हुआ होगा इसके ऊपर, जितनी पोटेंशियल थी या जितनी काइनेटिक थी, जो कि है mgh। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, mgh। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज। देखो बेटा, आपके पास अगर एक गाड़ी रुकने की कोशिश कर रही है, एक बॉडी रुकने की कोशिश कर रही है, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। और रोक कौन रहा होता है उसको, जो सरफेस की वजह से ऑपोजिट फोर्स लगती है, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो देखो वर्क डन क्या बनता है, वर्क डन हो जाता है फिर cos ऑफ 180, और cos ऑफ 180 बराबर आता है माइनस के, जिसकी वजह से वर्क डन क्या हो जाता है हमारे पास, नेगेटिव हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास, ऑप्शन सी, नेगेटिव। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज यानी कि आपके पास इसके पूरे सरफेस के ऊपर इस तरह से चार्जेस भरे पड़े होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कोई से भी हो सकते हैं। तो बेटा इसके बाहर जो फील्ड होती है वो भी निकाली जा सकती है, इसके ऊपर जो फील्ड होती है वो भी निकाली जा सकती है, लेकिन याद रखना इस सरफेस के अंदर कोई भी फील्ड नहीं होती। इस सरफेस के अंदर जो फील्ड होती है वो जीरो होती है, क्योंकि अंदर कोई भी सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं मौजूद, वो हमारे पास कितनी होती है, जीरो। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आपके पास इस सरफेस के अंदर जो फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, जीरो, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहे हैं दी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय। सर मुझे एक ही फॉर्मूला याद है इसका, और वो फॉर्मूला है हमारे पास आसान तरीन वाला, हाफ सी वी स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा और खोल लेते हैं फॉर्मूले को। सी की जगह अगर मैं आपके पास लिख दूं क्यू ओवर वी, तो अब देखें क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, ये आपके पास एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्यू वी ओवर टू, जिसका मतलब आपके पास हाफ क्यू वी। तो इसका मतलब ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है सर। तो ऑब्वियस सी बात है ऑल ऑफ द अबव पे चांस जा रहा है। मैं लगा देता हूं पहले से, फिर चेक करते हैं कि तीसरा हमारे पास बनता ही नहीं बनता। देखो क्यू वी ओवर टू तक तो हम लोग आ गए, सही है। अगर मैं v की जगह पे ये जो 1 ओवर 2 लिखा है इसको ऐसे ही छोड़ दें, और v की जगह पे लिख दूं q ओवर c, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, जिसका मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो सब सही क्या हो गया सर, ऑल ऑफ दीज हमारे पास। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहे पावर डिसिपेटेड इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज मैक्सिमम। देखो बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर बैटरी की जो पावर डिसिपेट होती है, टूटती है, वो सबसे ज्यादा कब होगी। सिंपल सी बात है, जब आपके पास आई स्क्वायर आर, पावर डिसिपेट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाओगे इंटरनल रेजिस्टेंस, उतनी ज्यादा पावर हो जाएगी। और इंटरनल रेजिस्टेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो किसके बराबर हो सकती है, जो बाहर हमारे पास लोड रेजिस्टेंस लगी हुई होती है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जब बराबर हो जाती है लोड रेजिस्टेंस के, तो तब आपके पास क्या होता है, मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो रही होती है उसके अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है फॉर अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इफ लोड रेजिस्टेंस आर इज डबल्ड द पावर डिलीवर्ड टू द लोड। अगर देखो आपके पास लोड की रेजिस्टेंस को मैं डबल कर देता हूं, लोड की रेजिस्टेंस होती है हमारे पास कैपिटल आर, अगर इसको हम लोग डबल कर देते हैं, आपके पास लोड की रेजिस्टेंस पहले के मुकाबले में ज्यादा हो गई, तो पावर जो डिसिपेट हो रही होती है बेटा उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर आर। अगर आर बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो पावर आपके पास वहां पे पहुंच पा रही होगी वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो आपके पास इस तरीके से पावर जो डिलीवर हो रही होगी लोड को वो कितनी हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है ट्रांसफॉर्मर यूज टू स्टेप डाउन वोल्टेज, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है आपके पास। अच्छा जी, तो स्टेप डाउन के अंदर क्या होता है इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है कि सेकेंडरी का वोल्टेज कम होगा, प्राइमरी का ज्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस रेशो, अगर वोल्टेज सेकेंडरी का कम है तो सेकेंडरी की टर्न्स भी कम होनी चाहिए और प्राइमरी की टर्न ज्यादा होनी चाहिए। तो प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स होंगी और सेकेंडरी में कम होंगी। तो क्या कह रहा है, मोर टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाता है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहे हैं इफ थ्री रेजिस्टर्स ऑफ 3 एंड 3 ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तीनों को पैरेलल में करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो भाई। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तीन दफा आ रहे हैं 3 हमारे पास, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 कट गया, तो 1/r आ गया 1, तो आर भी कितना आ गया हमारे पास 1 ओम्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए 1 ओम्स। मूविंग ऑन, 101 कह रहे हैं आपसे द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू। काइनेटिक एनर्जी एवरेज का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास 3/2 kT, जिसका मतलब ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की पावर 1 के, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 102
कह रहे हैं इफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन कितने एंगल पे एक्ट कर रही है, 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो सिंपली, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो जाएंगे हमारे पास 64 प्लस 36 विच इज 100, और 100 का रूट होता है आपके पास 10, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा हमारे पास 10 न्यूटन विच इज ऑप्शन ए। सही है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 103, कह रहे हैं टू बॉल्स ऑफ मैसेस 2 kg एंड 3 kg आर मूविंग एट 4 and -2 मीटर पर सेकेंड, m1 आ गया, m2 आ गया, u1 आ गया, u2 आ गया आपके पास, कह रहे हैं कोलाइड फाइनल इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, तो इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 kg बॉल, 2 kg बॉल है हमारे पास पहली वाली, तो उसकी v1 निकालनी है मुझे। इलास्टिक कोलिजन में बेटा v1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1, ठीक है जी, और प्लस में आ जाता है हमारे पास 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, सॉरी m1 m2 लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से, 2m1 u2 होता है यहाँ पे, ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आपके पास 2m2 u2, सॉरी यार, 2m2 u2 ओवर m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकालने का पहली बॉडी की, और वैल्यूज पुट करते हैं, m1 है 2, m2 है 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 3, u1 हमारे पास है 4, ठीक है जी, प्लस आ गया हमारे पास 2, m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे अगर हम देखें 3, u2 की वैल्यू कितनी है -2, और डिवाइड में कौन है आपके पास इसी तरीके से m1 प्लस m2 जो कि हो जाएंगे 2 प्लस 3, अब देखते जाओ यहाँ पे, ये हो जाएंगे -4 ओवर 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 12 ओवर 5, तो एलसीएम सेम है हमारे पास, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली चीजें ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा -16 ओवर 5, जो कि तकरीबन बराबर होता है -3.2 मीटर पर सेकंड के। नाउ लुक एट द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी विल बिकम योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। मूविंग ऑन, 104, कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट डिक्रीजेस, सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है वो सर्कुलर ऑर्बिट में कब डिक्रीज होती है, वो देखते हैं बेटा। ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है अंडर रूट जी एम ओवर आर, ठीक है, और अगर हाइट पे होती है सैटेलाइट तो ये हो जाता है आर प्लस एच, जिसका मतलब आपके पास जैसे जैसे हाइट की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या होने लग जाएगी, हमारे पास कम होने लग जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कब बढ़ेगी, सॉरी कब कम होगी, जब हाइट इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है जी। मूविंग ऑन, 105, 105 में आपके पास कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम इंक्रीजेस व्हेन, फ्रीक्वेंसी कब बढ़ती है पेंडुलम की, पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल, तो लेंथ के ऊपर सवाल है, तो इसका मतलब लेंथ जब कम होगी तभी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो लेंथ कम करने का मतलब आपके पास हो जाएगा ऑप्शन बी, लेंथ डिक्रीजेस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 106, 106 में कह रहे थे कार्नोट इंजन इज एन एग्जांपल ऑफ, कार्नोट इंजन इनमें से किसकी एग्जांपल है, ठीक है, बनाते हैं अपने पास। बेटा कार्नोट इंजन के अंदर क्या होता है, अगर आप याद करें उसकी पीवी डायग्राम, तो वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जहां से शुरू होता है वो वहीं पे वापस आ जाता है और साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है आपके पास, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन ए, रिवर्सिबल इंजन है आपके पास, ठीक है जी। मूविंग ऑन, 107, कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज, एफ का वैल्यू बताओ बेटा, ओमेगा खुद बराबर होता है हमारे पास 2 पाई एफ के, तो एफ किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई के, विच इज ऑप्शन ए। 108, कह रहे हैं दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग तो ये पढ़ते हुए आते हैं कि वो फोर्स जो कि बॉडी को सर्कल से बाहर फेंकती है उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन एक्चुअलिटी में अगर मैं आपको बताऊं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं है, वो इनर्शिया को ही समझा जा रहा था आज तक आपके पास, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, एक रियल फोर्स है, नहीं, इक्वल एंड ऑपोजिट टू सेंट्रीफ्यूगल है, नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, नहीं, ये एक फिक्टिशियस फोर्स है आपके पास जो कि रोटेटिंग फ्रेम में आपके पास लग रही होती है, जो कि इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रही होती है एक तरीके से। मूविंग ऑन, 109, 109 में आपसे कह रहे हैं दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ गिवन टाइम इज, देखो सवाल में इतना बड़ा बड़ा लिख दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसका मतलब आपके पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही होगी हमारे पास, तो इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, कांस्टेंट हो जाएगी, विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। मूविंग ऑन, 110, कहने काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा उसमें हमारे पास फॉर्मूला लगता है 3/2 RT, जिसमें R होता है आपके पास गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, ये हमारे पास 1 मोल के लिए गैस कांस्टेंट यूज होता है, इसकी वैल्यू नॉर्मली होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी। और अगर ये सवाल में मॉलिक्यूल लिख देते हैं यहीं पे, अगर इसी सवाल के अंदर मॉलिक्यूल का जिक्र हो जाता तो ऑप्शन बी करेक्ट लगाते फिर हम लोग, क्योंकि मॉलिक्यूलर कांस्टेंट होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। मूविंग ऑन,
क्वेश्चन नंबर 111 कह रहे हैं अ ट्रेन मूव्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग टू कवर 90 किलोमीटर। बहुत आसान है बेटा, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस है 90, स्पीड है 60, अंडे से अंडा गया, 9/6 हो जाता है हमारे पास 1.5, तो आंसर आ गया 1.5 आवर्स। ठीक है, यूनिट इसलिए कन्वर्टिंग क्योंकि आंसर और सवाल का यूनिट हमारे पास सेम थे। मूविंग ऑन 112 कह रहे हैं द प्रेशर मेजर विद द रेफरेंस टू वैक्यूम। वैक्यूम के रेफरेंस से जो हम मेजर करते हैं, तो बेटा वैक्यूम के प्रेशर को याद रख लो, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। बाकी सारे प्रेशर तो आपके पास किसी ना किसी चीज के होते हैं, अगर वैक्यूम के प्रेशर की बात की जा रही है तो वहां के प्रेशर को कहा जाता है आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर। मूविंग ऑन 113 आपके पास कह रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर हैज अ 200 वोल्ट आरएमएस। ठीक है, सोर्स एंड द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न्स रेशियो ऑफ 4:1। ठीक हो गया, टर्न्स रेशियो हमारे पास कितनी है, 4:1 है, सही है। अच्छा, अगर 4:1 है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, अगर 4:1 है इसका मतलब आपके पास वोल्टेज भी कितने गुना कम हो रहा होगा, 4 गुना कम हो रहा होगा, क्योंकि अभी हम पीछे भी देखते हुए आए बेटा आपके पास कि आपके पास वीएस ओवर वीपी जो होता है वो बराबर होता है एनएस ओवर एनपी के। अब ये जो रेशियो हमें दिया हुआ है वो 1:4 है। प्राइमरी टू सेकेंडरी अगर हमारे पास होता तो वो 4:1 होता, सेकेंडरी टू प्राइमरी है 1:4, तो आपके पास सेकेंडरी का वोल्टेज भी 4 गुना कम हो जाएगा। 200 का 4 गुना कम कर दो, तो इसका मतलब आपके पास ये कितना वोल्टेज दे रहा है आपको, 50 वोल्ट दे रहा है। सही है जी, 50 वोल्ट दे रहा है। सवाल में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द पीक वोल्टेज। तो बेटा पीक वोल्टेज निकालने के लिए आपने सिंपली क्या करना पड़ता है, पीक वोल्टेज निकालने के लिए आपके पास √2 टाइम्स हम कर देते हैं वीआरएमएस को, तो आपके पास वैल्यू हो जाती है √2 विच इज 1.414 मल्टीप्लाई बाय वीआरएमएस विच इज 50। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तकरीबन 70 समथिंग आंसर आ जाएगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 70 ढूंढ लो, ऑप्शन ए 70.7 वोल्ट्स। ठीक है जी, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 114 कह रहे नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इन द रिएक्शन 90x200। ठीक हो गया, आपके पास एक एलिमेंट है x जिसकी वैल्यूज दी हुई है a की 200 और z की 90। अब वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आपके पास y 168 और 80 के अंदर। अब देखो कितने अल्फा और बीटा निकले होंगे, आओ चेक करते हैं। देखो जब अल्फा निकलता है तो He42 माइनस होता है, और बीटा निकलता है ना जब आपके पास, तो Z में +1 हो जाता है आपके पास एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा निकलने से A-4 और Z-2 होता है, जबकि बीटा निकलने से Z+1 हो जाता है। तो आपके पास अब खुद देखें यहाँ पे चेंज कितना है एटॉमिक मास में, 200 माइनस 168 निकाल लेते हैं। 200 माइनस 168 होता है 32, इसको 4 से डिवाइड कर दो, चेक कर लेंगे अल्फा पार्टिकल कितने निकले, तो 8 अल्फा पार्टिकल निकल गए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास या तो बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, कोई एक हो सकता है इनमें से, लेकिन कौन सा होगा यहाँ पे देखेंगे, बीटा को देखते हुए। अब बीटा जब निकलता है तो प्लस हो जाता है जेड आपके पास, लेकिन अगर आप देखें गौर से नीचे हमारे पास कितनी कमी आई, अगर अल्फा पार्टिकल 8 निकले होते तो 8 2 16, 90 माइनस 16 होता 74, ये वैल्यू 74 होनी चाहिए थी, लेकिन 74 में कितनी ज्यादा है, 6 ज्यादा है, जिसका मतलब बीटा पार्टिकल कितने निकले होंगे आपके पास, 6। तो 8 अल्फा हो गए और 6 बीटा हो गए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी 8 अल्फा एंड 6 बीटा पार्टिकल्स। ठीक है जी, 115 कह रहे दी एंड प्रोडक्ट ऑफ डिके ऑफ थोरियम 23290। अच्छा, पिछले जैसे ही सवाल आ गया एक तरीके से, थोरियम है 23290, उसका एंड प्रोडक्ट कौन है आपके पास, प्लम्बम है हमारे पास 20882। सही है, देख लो फिर से ऊपर कितने कम हो गए, 32 में से 232 में से 208 माइनस करेंगे बेटा तो बच जाएगा 24, और 24 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दे तो इसका मतलब तकरीबन 6 अल्फा पार्टिकल्स निकलने हैं। अगर 6 अल्फा पार्टिकल्स निकलते तो 6 2 हो जाता है 12, यहाँ पे भी 12 माइनस होना चाहिए था। 12 माइनस होने का मतलब आपके पास ये हो जाना चाहिए था 78। ये 78 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, इसका मतलब बीटा कितने निकले होंगे, 4, क्योंकि बीटा निकलने से Z+1 हो जाता है, तो 4 गुना प्लस हो गया है आपके पास, तो बीटा निकले होंगे 4, तो अल्फा कितने हो गए 6 और बीटा कितने हो गए हमारे पास 4, 6 अल्फा 4 बीटा, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, मूविंग ऑन 116 में आपसे कह रहे हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी कैन बी ट्रेस्ड बाय यूजिंग द रेडियो आइसोटोप। बेटा मेडिसिनल यूजेज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स हम लोगों को थोड़े से याद करने पड़ते हैं कि कौन सा रेडियो आइसोटोप कहाँ यूज होता है। तो ब्लड ट्रेस करने के लिए हमारे पास यूज होता है सोडियम का 11 वाला आइसोटोप। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा अपने पास। मूविंग ऑन 117 में कह रहे हैं इन द न्यूक्लियर रिएक्शन N147 गिव्स, अच्छा प्लस हीलियम 42 गिव्स ऑक्सीजन 17 तो 14 + 4 तो सर 18 होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 17 आ रहा है, तो इसका मतलब जो भी चीज बचेगी उसके ऊपर भी 1 आना चाहिए। अच्छा 7 + 2 9 होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 8 आ रहा है, तो नीचे भी 1 होना चाहिए। एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास नंबर भी 1 है आपके पास और जिसका चार्ज नंबर भी 1 है हमारे पास, ऐसे पार्टिकल को हमारे पास हम कहते हैं बेटा प्रोटॉन। प्रोटॉन एक वाहिद ऐसा पार्टिकल है जिसका मास नंबर और चार्ज नंबर दोनों क्या होते हैं आपके पास 1 होते हैं। न्यूट्रॉन में क्या होता है, न्यूट्रॉन का आपके पास मास नंबर तो 1 होता है,
चार्ज नंबर क्या होता है 0, इलेक्ट्रॉन में मास नंबर 0 होता है और चार्ज नंबर 1 होता है। अल्फा पार्टिकल तो कहानी अलग है, इसका तो आपके पास मास नंबर 4 है और चार्ज नंबर 2 है। ठीक है जी, मूविंग ऑन। 118 कह रहे हैं इन द फॉलोइंग ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन मीटर्स इज। देखो बेटा, अगर हमें यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है उससे हम लोगों को डिस्टेंस पता लगता है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। अब यहाँ पे कर्व क्या आपके पास अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास शेप बन रही है तीन तीन सर। तीन तीन भी कौन सी, एक दो ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, और दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं। दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं तो एक का एरिया निकाल लो, दोनों का निकल जाएगा। एक ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होगा, देखो हाफ इंटू बेस। बेस कितनी है इसकी 10 इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 10 50, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों एक जैसे ही हैं। देखो इसकी बेस भी 10 है और इसकी हाइट भी 10 है, तो 52 से कितने हो जाएंगे हमारे पास 100। ठीक है, और एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ देखो 10 से 20 तक जा रही है, जिसका मतलब 10 हो गई सिर्फ, और ब्रेथ कितनी है वो भी 10 है। 10 10 से कितने हो जाएंगे 100, तो 100 और 100 टोटल कितना हो गया हमारे पास बेटा 200, विच इज ऑप्शन ए। सही है जी, मूविंग ऑन। 119 कह रहे हैं a velocity time graph of body moving in straight line is shown in the figure. The distance and displacement traveled by the body in 6 seconds is respectively. डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है, और निकालते हैं। डिस्टेंस तो डायरेक्टली एरिया निकालते हैं। अब देखो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इसकी कितनी है 2 और ब्रेड्थ इसकी कितनी है हमारे पास 4, तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास 8। लाइन से लिखता ही चले जाता हूं मैं ताकि मुझे याद भी रहे। इसका कितना हो जाएगा हमारे पास 8 मीटर्स। ठीक है, नीचे वाले रेक्टेंगल देखो, इसकी हमारे पास अगर हम लोग लेंथ देखें तो कितनी आ रही है 2 से 4, मतलब 2 आ रही है, और हमारे पास ब्रेड्थ कितनी आ रही है इसकी 2 अगेन, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 4 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसको -4 लिखेंगे जब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होंगे। अभी फिलहाल डिस्टेंस देखते हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें इस रेक्टेंगल की तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ अगेन आ गया। लेंथ हमारे पास है 2 और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है इसकी अगेन हमारे पास अगर हम देखें तो ब्रेड्थ हमारे पास कितनी आ रही है 2, 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 4, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 8 प्लस 4 प्लस 4, 8 4 12 और 12 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास 16, तो टोटल डिस्टेंस तो 16 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी सर। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर हम देखें यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बेटा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को, और वो चेंज क्या आएगा हम लोग अगर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में जो नेगेटिव वाली है ये माइनस की जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शंस का ख्याल रखा जाता है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ठीक है जी, हाँ जी, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी हमारे पास 8, 4 नेगेटिव साइड पे तो 8 -4, और आपके पास अगला जो 4 है वो पॉजिटिव साइड पर है तो वो हो जाएगा +4, -4 +4 कैंसिल हो जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 मीटर्स। तो बेटा डिस्टेंस के लिए टोटल काम किया आपने, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो नेगेटिव वाली साइड थी डायरेक्शन को इंक्लूड करते हुए आपने उसके साथ सॉल्व किया, तो डिस्टेंस आ गया 16 और डिस्प्लेसमेंट आ गई 8 मीटर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी 16 मीटर्स एंड 8 मीटर्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 120। 120 में आपके पास कह रहे हैं अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन द फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये बात याद रखना यहाँ पे कि वेलोसिटी जो होती है ना आपके पास, वेलोसिटी ये आपके पास स्लोप होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसमें सिर्फ ये देखिए कि आपके पास सबसे स्टीप स्लोप किसके तरफ आ रहा है, सबसे ज्यादा बड़ा स्लोप कहां पे आ रहा है, किस पॉइंट पे, तो ए पे तो ग्रेजुअल स्लोप है, बी पे भी हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, सी पे देखो सबसे स्टीप स्लोप हो जाता है और डी पे तो सबसे कम हो जाता है, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। सबसे ज्यादा स्टीप स्लोप किसके ऊपर हो जाता है, ऑप्शन सी। अच्छा, ऑप्शन सी नहीं मतलब पॉइंट सी, तो पॉइंट सी हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है वो बी आपके पास। ठीक है जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 121। 121 में कह रहे हैं अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम टी एज इन द फिगर, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। देखो बेटा अगर आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्पीड निकालनी है तो ये जो होती है आपके पास, ये होती है एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सही है, तो अब यहाँ पे देख लो एरिया कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो डायग्राम आ रही है आपके पास, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितनी है 11 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 10, 2 1 10, 2 5 2 1 2, 2 5 10, और 5 11 हो जाएंगे आपके पास 55 मीटर्स, विच विल मेक ऑप्शन बी आर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 122। 122 में कह रहे हैं a lift is going up, the variation in the speed of the lift is given in the graph, what is the height to which the lift takes the passengers। ये टोटल आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, अब इससे हम लोगों ने हाइट निकालनी है। देखो ऑब्वियस सी बात है, वो जो हाइट है वो एक्चुअली वो डिस्टेंस है जो उस लिफ्ट ने ऊपर जाते हुए कवर किया है, और वो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे, एरिया से। एरिया कैसे निकालेंगे सर, एरिया निकालना हम पिछले 3-4 सवालों से देखते हुए आ रहे हैं, 3 डायग्राम्स बन रही है, एक एक करके निकालते हैं। पहली ट्राइंगल है, ट्राइंगल की बेस कितनी है हमारे पास 2, उसकी हाइट कितनी है हमारे पास 3.6,
तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ट्राइंगल के और रेक्टेंगल के फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड, ठीक है। ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना बच जाएगा हमारे पास 3.6। अगला ट्राइंगल भी देख लो अगर हम डायरेक्ट, तो उसकी बेस भी 2 है और उसकी हाइट भी 3.6 है, तो अगले ट्राइंगल का भी हमारे पास कितना आ जाएगा 3.6 ही आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया हमारे पास 3.6, अगले ट्राइंगल का एरिया भी कितना आ गया 3.6। और अगर हम रेक्टेंगल का निकालें तो 2 से लेके 8, लेंथ कितनी हो जाएगी 8, और हाइट हाइट देखो कितनी है 3.6, 8 मल्टीप्लाई बाय 3.6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अगर आपने निकालना है, टोटल हाइट हमने निकालनी है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 3.6 प्लस 3.6 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3.6। तो एक दफा अगर आप गौर से देखें तो कितने दफा 3.6 आ गए यहाँ पे हमारे पास, 8 यहाँ आ गए, एक 9 और एक 10, 10 दफा आ गए 3.6। तो 10 इंटू 3.6 कितना हो जाएगा हमारे पास 36 मीटर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 36 मीटर्स, विच इज ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 123। 123 में कह रहे हैं द डायग्राम शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। अब इन तीनों की आपसे क्या पूछ रहे हैं, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। देखो बेटा कंबाइंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ये 4 और ये 4 किसमें पैरेलल में, तो इन दोनों का पैरेलल निकाल लो। 1/4 प्लस 1/4 कितने हो जाएंगे 2/4, 1/2 हो जाएंगे, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है 2, जिसका मतलब 4 ओम्स वाला जो डब्बा है ये 2 ओम्स के साथ किसमें हो गया सीरीज में हो गया, और सीरीज में डायरेक्टली प्लस कर देते हैं, तो 4 प्लस 2 आपके पास कितने हो जाएंगे सिंपली 6। तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारे पास 6 ओम्स, विच इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 124 कह रहे हैं इन द कैपेसिटर नेटवर्क शोन इन द ईच कैपेसिटेंस इज सी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के दिखानी है हमने। अब देखो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 चार सेम कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस इनकी कितनी हो जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी 1/c प्लस 1/c, कितनी दफा लिखना होगा 4 दफा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई इनकी हमारे पास c/4। अच्छा, इन चारों की कितनी आ गई हमारे पास, एक तरीके से c/4 आ गई हमारे पास, ठीक है। c/4 के आगे देखो, c/4 के आगे हमारे पास 2 लगे हुए हैं, तो उनकी कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर हम देखें दोनों सीरीज में 1/c प्लस 1/c कितने हो जाएंगे 2/c, यानी कि इक्विवेलेंट हमारे पास कितनी हो जाएगी c/2। तो इन दोनों की कितनी हो गई हमारे पास c/2, सही है। अब देखो तीन लोग हैं पैरेलल के अंदर, c/2 और c/4, ये तीनों पैरेलल में, तो पैरेलल में तो सर डायरेक्टली प्लस कर देते हैं, c/2 और c/4, एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 4c प्लस 2c प्लस c। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास 7c/4, विच इज ऑप्शन ए, सही है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 125। 125 में आपसे कह रहे हैं विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। बेटा नेगेटिव पॉइंट चार्ज की अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसके करीब हम लोग लेकर आते हैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि नेगेटिव पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा इन सब में से हमारे पास फिर बेटा, ऑप्शन डी, जिसके अंदर अगर आप देखें चार्ज की तरफ जा रही है, बाकी सब में अलग अलग है, इसमें तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला तो सीन ही नहीं होता, ये दोनों तो वैसे ही कट जाते हैं। और बी, ये पॉजिटिव चार्ज की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स आपके पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास, ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 126 कह रहे हैं विच पाथ शोज अ पॉसिबल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड शोन। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आपके पास, तो अब इस बात को समझना, पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, तो ये नेगेटिव उसको क्या करेगा, अपने पास से रिपेल करेगा, और पॉजिटिव उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो राइट डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी फिर हमारे पास, देखो ना ए की तरफ जाएगा वो, ए की तरफ का मतलब ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 127 कह रहे हैं द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फीयर देन द वर्क डन इज कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम क्यू। अच्छा, चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से लेके बी तक अगर मैं एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा हूं, तो देखो जब यहाँ पे सेम चार्जेस हैं हर जगह पे, और चार्ज डेंसिटी भी सेम है, अगर हमारे पास सेम चार्जेस हैं और चार्ज डेंसिटी भी क्या है हमारे पास सेम है, तो आपके पास इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को समझना कि हमारे पास जब चार्जेस सेम है तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी भी सेम है, तो इनके पोटेंशियल्स भी क्या हो जाएंगे हमारे पास सेम। अगर पोटेंशियल सेम हो जाएंगे आपके पास, तो पोटेंशियल सेम होने की वजह से आपके पास यहां से यहां तक लेके जाने में
कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं आएगा, जिसका मतलब कोई वर्क डन नहीं होगा। तो जब बेटा पोटेंशियल का चेंज ही नहीं आएगा आपके पास और वर्क डन ही नहीं होगा हमारे पास, देखें इस बात को समझिएगा, जब कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं आएगा और वर्क डन ही नहीं होगा आपके पास, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास कि यहां पे से यहां तक लेके जाने में जो टोटल वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहां पे कोई पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपके पास सेम पोटेंशियल मौजूद है, जिसकी वजह से कोई पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पास, 0। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, कोई वर्क डन नहीं हो रहा, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है जी।